मेरा नाम कविता शर्मा है। आधे साल पहले बेटे का एक्सीडेंट हुआ। वह वनस्पति अवस्था का रोगी बन गया। बहू गर्भवती है, काम नहीं करती। पूरे परिवार की गुजारा मेरी पुरानी कलाकृतियों के बाजार की सफाई की नौकरी से चलती है। महीने की तनख्वाह 23,000 रुपए है। मुश्किल से गुजारा होता। किराया, बेटे के इलाज का खर्च, बहू की प्रेगनेंसी चेकअप की फीस, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। काश मेरे पास और हुनर होता और कमा पाती। हाय माम, मकान मालिक फिर किराया मांगने आया है। कहता है अगर देरी की तो हमें बाहर निकाल देगा। चलो यहाँ से हटकर बात करते हैं। संभल कर चलना, फिक्र मत करो, माँ कुछ न कुछ करेगी। हालात से जरूर पार पाएंगे। माम, तुम रात भर रोहन की देखभाल करती हो, दिन में फिर पुरानी कलाकृतियों के बाजार में काम करने जाती हो, घर लौटकर मेरे कपड़े धोती हो, खाना बनाती हो। इस तरह तो अरे चिंता मत करो, मैं तंदुरुस्त हूँ। तुम अभी गर्भवती हो, बेवजह परेशान मत हो। अपना ख्याल रखो, पेट में बच्चे का ख्याल रखो, यही सबसे बड़ी बात है। घर पर आराम से रहो। माँ काम पर जा रही है। माम, सर्वदर्शी दृष्टि स्वर्ण नेत्र तंत्र सक्रिय हुआ। तंत्र बाइंडिंग सफल। हर चीज की कीमत देख सकती है। माँ तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस शायद थोड़ी गर्मी लग गई है। ज्यादा पानी पी लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। तुम अपनी माँ को भी इस बारे में मत बताना, वरना वे चिंता करेंगी। हाँ। छिंकाल की मीनाकारी सूंघनी शीशी, करीब 5,75,000 रुपए की कीमत। आधुनिक कारीगरी का फूलदान, करीब 230 रुपए की कीमत। मेरी आंखें चीजों के आर पार देख सकती हैं और उनकी कीमत भी देख सकती हैं। ये शीशी मेरे पति ने देहात में कबाड़ बेचते समय करीब 58 रुपये में ली थी। उन्हें यह अच्छी लगी थी, फिर यह कोने में पड़ी रही, बेकार सामानों के ढेर में। अगर यह सच में पैसे दे सकती है तो शायद उनके इलाज का खर्च जुड़ जाए। पूजा, मैं पुरानी कलाकृतियों के बाजार जा रही हूँ। रोहन को मैंने पलट दिया है। तुम घर पर ही रहना, कोई काम मत करना, मैं आकर सब कर लूंगी। तुम आराम से रहो बस। अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। ठीक है माँ, तो रास्ते में ध्यान रखना, ज्यादा थकना मत। चिंता मत करो माँ। आपका ये ओह, कोई बात नहीं। धीरे धीरे। नील नक्काशी वाला चीनी मिट्टी का फूलदान, आधुनिक नकल, करीब 1,150 रुपए की कीमत। मिंकाल का काम से का धूपदान, आधुनिक नकल, करीब 575 रुपए की कीमत। इस बाजार की सारी प्राचीन वस्तुएं सब नकली हैं, बस कुछ 100 रुपए की हैं। लेकिन मेरी यह शीशी जो 58 रुपए में मिली थी, 5,75,000 रुपए की है। अगर यह सूंघनी शीशी नकली निकली तो मजाक बन जाऊंगा। अरे वर्मा साहब जी, आपके इस फूलदान की कारीगरी बिल्कुल असली जैसी है, पर मुझे लगता है इसमें सोंगकाल की प्राचीन चीनी मिट्टी की आत्मा कम है। आपको यकीन है कि यह सोंगकाल का है? मेहता सर, अरे आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आप तो हमारे जगत के मशहूर संग्रहकर्ता हैं। मैं राकेश वर्मा, चाहे कितनी भी हिम्मत क्यों न जुटा लूं, आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह फूलदान मैंने बहुत कीमती दाम पर खरीदा था। यह सोंगकाल की राजकीय भट्टी की दुर्लभ कृति है। यह शख्स जाना पहचाना लग रहा है। ये तो अरविंद मेहता हैं। पहले पुरावस्तु परख कार्यक्रम में इन्हें देखा था। बहुत मशहूर संग्रह करता है। चोर श्री मेहता, आपका फोन बज रहा है। आप क्या कर रही हैं? आपका बैग ठीक से बंद नहीं था, मैंने बंद कर दिया। बहन शुक्रिया। मेरे बैग में रखा था सफेद जेड का लटकन, अभी अभी खरीदा था, कीमत कम नहीं है। अगर चोर ले गया होता तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। श्री मेहता, आप बहुत नम्र हैं। बाहर हो तो किसी से भी चूक हो सकती है, कोई भी यही कहता। श्री मेहता, इस फूलदान पर एक नजर डालिए। 20 लाख बिल्कुल ठीक है। पूरे बाजार में दूसरा ऐसा नहीं मिलेगा। दाम से ज्यादा कीमत। ये फूलदान 20 लाख में मैं ले लेता हूँ, तो भुगतान संकेत कोड दीजिए, अभी पैसे भेज देता हूँ। हाँ, 20 लाख, एक पैसा भी ज्यादा नहीं लूंगा। आपने सचमुच सस्ते में बड़ी चीज मिल गई। हरे लेप वाला चीनी मिट्टी का फूलदान, आधुनिक नकल,
अनुमानित कीमत 13,800 रुपए। सिर्फ 1200 का फूलदान 20 लाख में बेच रहे हो? अरे ये झाड़ू वाली बुढ़िया यहाँ क्या बकवास कर रही हो? ये सोंगकाल की राजकीय भट्ठी की दुर्लभ कृति है, तुम्हें क्या पता? बुढ़िया सबके सामने दुकानदार की चीज के बारे में 1200 जैसी बात कर रही है, किसी की कमाई रोक रही हो। और यह प्राचीन वस्तु है, तुम्हें पूरा वस्तु का क्या ज्ञान है? माफ कीजिए, मैंने बस देखा कि ये फूलदान इतना कीमती नहीं लग रहा। वर्मा साहब सुनिए, ये बहन साफ दिख रही है हमारे धंधे की नहीं है, बस बिना सोचे कुछ कह दिया, आप गौर मत कीजिए। बेटी तुम इसे दिल पर मत लो। वर्मा साहब बस जल्दी में थे, ये कारोबार है ना। तुमने कहा ये फूलदान सिर्फ 13,800 रुपए का है, क्या तुमने कुछ खास देखा है? कोई गुड़ पकड़ में आया? थोड़ा और विस्तार से बता सकती हो? श्री मेहता, मैंने बस अंदाजा लगाया था, अंदाजा ही था। इसका तला पुराना ढांचा है, प्राकृतिक परत और घिसाव के निशान है, लेकिन फूलदान की छड़ी का अलंकरण, रेखाएं बहुत कठोर और बनावटी है। ये एकदम साफ मिसाल है एक ऐसी चीज की जिसमें तला असली है पर शरीर नकली है, जोड़ तोड़ की नकली चीज। इस बेटी ने टोक दिया, वरना नहीं तो मैं जल्दबाजी में इसे खरीद लेता। अरे वर्मा साहब, हाँ? ये फूलदान मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रख लो इसे। अरे श्री मेहता, अरे नहीं, यह कीमत तो तय हो चुकी थी। आपका यह कथित सोंगकाल की राजकीय भट्ठी का सामान क्या सच में 23 लाख रुपए का है? अगर यह बहन न टोकती तो मेरे 23 लाख आपके खाते में पहुंच चुके होते। ये तो नकली है। इस सफाई करने वाली औरत की नजर बहुत तेज है, एक नजर में ही भांप लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि सबके सामने बोलने की हिम्मत की। लगता है सच में कुछ गुड़ जानती है। मैं फिर से देखता हूँ। शायद थोड़ी और कीमत कम कर दूं, और कम कर देता हूँ। बहन तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुम न होती तो मैं 23 लाख का घाटा उठा चुका होता। तुम्हें परख का गुड़ आता है? मुझे क्या गुड़ आता है? मेहता भैया, आप इतनी शर्मिंदगी न दिखाएं। दरअसल मैंने कुछ खास नहीं किया, आप खुद ही सावधानी से देख रहे थे, तभी समस्या पकड़ में आई। हाँ, तुम्हारे हाथ में जो है, मेरे बेटे को बीमारी है, पैसों की जरूरत है। ये हमारे घर की एक पुरानी चीज है, मैं इसे बेचना चाहती हूँ। दिखाओ तो। अच्छा लो। ये एक छिंगकाल के मध्यकाल की मीनाकारी सूंघनी शीशी है। इसका बॉडी दरबारी तारजड़ाई कारीगरी से बना है। मीनाकारी सामग्री का रंग बहुत समृद्ध है। देखो शीशी का बॉडी, नक्काशी की रेखाएं भी बहुत बारीक हैं, संरक्षण भी बहुत अच्छा है। ये तो बढ़िया चीज है। अरे वाह मेहता भैया, क्या आप मुझे एक भरोसेमंद खरीदार बता सकते हैं? हाँ, मुझे भी छिंगकाल की ये चीज बहुत पसंद आई है। अगर आप मान जाए मैं सीधे 5,75,000 रुपए देकर इसे खरीद लूंगा। अभी आपको पैसे भेज देता हूँ, क्या आपको ये ठीक लगेगा? क्या ये सच में 5,75,000 रुपए की है? बिल्कुल, ये मीनाकारी सूंघनी शीशी बाजार में 5,75,000 रुपए की है, शायद इससे भी ज्यादा। छिंगकाल की सूंघनी शीशी, अनुमानित कीमत 5,75,000 रुपए। अपना भुगतान संकेत कोड दीजिए, मैं पैसे भेज देता हूँ। अरे मेहता भैया, मैं आपको थोड़ा कम ले लेती हूँ, आप मुझे 3 लाख रुपए ही दे दीजिए। भुगतान रत्न में 5,75,000 रुपए प्राप्त हुए। हाँ, हमारे इस धंधे में जितनी कीमत उतना ही भुगतान। अगर मैंने सिर्फ 3 लाख रुपए दिए तो क्या मैं आपको ठग नहीं रहा हूँगा? मेहता भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पैसे से मेरे बेटे की कुछ दिनों की दवाई चल जाएगी। मैं अपनी बहू के लिए भी कुछ पोषक चीजें खरीद सकती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। बहन, मुझे लगता है आपको परख का भी गुण आता है और आपकी सूझ भी तेज है। ये रहा मेरा कार्ड, हम संपर्क में रहेंगे। मेरे पास तो कार्ड भी नहीं है जो आपको दे सकूं। मेरा नाम कविता शर्मा है। अच्छा कविता बहन, याद रखा, कल मैं फिर यहाँ सामान खोजने आऊंगा। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो आप भी आकर देख लीजिएगा। मैं हर दिन यहीं काम करती हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो बस बुला लीजिएगा। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। ठीक है। माँ, हाँ पूजा, यह 5,75,000 रुपए है। इसमें से कुछ किराए के लिए दे दो, बाकी तुम अपने पास रख लो। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? आपने कोई बेवकूफी भरा काम तो नहीं किया? अरे चिंता मत करो, लो लो लो। ये पैसा सब सही तरीके से आया है, पूरी तरह से साफ सुथरा है। अभी तुम्हारा डिलीवरी का समय नजदीक है, इन बातों में दिमाग मत खपाओ। अभी तुम्हें पोषण की भी जरूरत है। ये पैसे ले जाकर कुछ पौष्टिक चीजें खरीद लो, बचत मत करना। माँ, आपने बहुत मेहनत की है इस घर के लिए। आपने वाकई दिलो जान से परेशानी उठाई है। पूजा, माँ जानती है तुमने बहुत कुछ सहा है,
रोहन की यह हालत है। तुम्हारा डिलीवरी का समय भी आ रहा है। तुम इतनी जवान हो, अगर तुम अब और नहीं संभाल पा रही हो, हमारे साथ और संघर्ष नहीं करना चाहती। माँ, ऐसी बात मत कहिए। रोहन मेरा पति है, यही मेरा घर है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, मैं आपके साथ रहूंगी, रोहन के साथ रहूंगी, जब तक वह होश में ना आ जाए। बस तुम बस स्वस्थ रहो। माँ को बस यही खुशी है। तुम चिंता मत करना, अब माँ और पैसे कमाएगी। जब रोहन ठीक हो जाएगा, हमारा 4 जनों का परिवार खुशहाल जीवन जिएगा। ठीक है, जरूर माँ, जरूर। मिंग काल का मध्य दौर लता अलंकरण वाला छोटा घड़ा थोड़ा टूटा फूटा है। एक की कीमत करीब 1,72,50,000 रुपए, जोड़े की कीमत करीब 5,75,00,000 रुपए। ये फूलदान नया आया है, बढ़िया चीज है। ये मामूली सा छोटा घड़ा कीमत इतनी ज्यादा, 1,72,00,000, और ये तो सिर्फ एक की कीमत है। अगर जोड़ा मिल जाए तो 5 करोड़ हो जाएगा। अरे हटो हटो, तुम ये सफाई करने वाली औरत, तुम यहाँ क्यों घुस रही हो? सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, मेरा सारा सामान प्राचीन वस्तु है। अगर तुमने नुकसान पहुंचाया तो क्या भर पाओगी? मालिक, ये घड़ा कितने का है? सचमुच गंवार हो तुम। ये बेकार घड़ा मेरे घर के सामने से उठाया था, सोचा भी नहीं था कि कोई इसे पसंद भी करेगा। ये घड़ा तो प्राचीन वस्तु है, मैंने बड़ी मेहनत से खरीदा है। अगर सच में चाहिए तो 57,500 रुपये। इतना महंगा? 57,500? ये तो मेरी सबसे कम कीमत है। किसी और को होता तो कम से कम 1,15,000 बताता। तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। चलो और कम कर देता हूँ, 34,500, सबसे कम। मालिक, देखिए ना, मेरी महीने की तनख्वाह बस 23,000 रुपये ही तो है, और ये 34,500 बहुत ज्यादा है। ऐसा करिए, मेरे पास बस 28,750 रुपये हैं। क्या यह ठीक रहेगा? 28,750? ये घड़ा तो मुफ्त में मिला था, एक पैसा भी नहीं लगा, और 28,750 सीधा मुनाफा। चलो ठीक है, ले लो। देखो, तुम रोज बाजार में झाड़ू लगाती हो, बहुत आसान नहीं है। चलो तुम्हें ही बेच देता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया बॉस। कोई बात नहीं, बाद में यहाँ सफाई जरूर करना ठीक से। हाँ जी, ठीक है। 2,500 में खरीदा 15 लाख का खजाना, ये तो आसमान से गिरी दौलत है। इस तरह का फूहड़ घड़ा सड़क पर फेंक दो तो भी कोई ना उठाए, और 2,500 रुपये खर्च किए। मुझे तो 5 रुपये भी ज्यादा लगते। एक सफाई करने वाली औरत सस्ते में खजाना पाना चाहती है, बस झाड़ू लगाती रहो, क्या दिक्कत है? समझ नहीं, फिर भी टांग अड़ाती है। मेरे ख्याल से कुछ बार ठगी खाओगी तब समझ आएगी। बिल्कुल वैसी ही है, जानकारी के बिना जानकार बनना सोचती है, कबाड़ उठाकर किस्मत पलट लेगी। मिंगराज की ये भट्ठी का घड़ा, ये बेल बूटे, ये नीले रंग का असर, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। कम से कम 15 लाख। बहन जी, आपके हाथ का ये घड़ा मुझे बहुत पसंद आया, बेचोगी? एक सड़क साफ करने वाली इस धंधे की कुछ समझ नहीं। 2,500 15 लाख की चीज, बस यूं ही अंधे भाग्य से काम बन गया। जरूर नहीं जानती इस घड़े की असली कीमत। अगर मैं इससे कम दाम में ले लूं, फिर बेचकर मोटा मुनाफा कमा सकता हूं। मैं 3 लाख देता हूं, तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं। 3 लाख? ये तो करीब 28,750 रुपए में खरीदा था, उसे 3 लाख में बेच रही है। क्या ये भैया पागल तो नहीं हो गया? मुझे तो ये फूटा घड़ा सड़क किनारे के ठेले पर रखे सामान जैसा ही लगता है। कोई फर्क नहीं है, 3 लाख का हो सकता है। कहीं ये दोनों मिली भगत तो नहीं कर रहे? जानबूझकर हमें बेवकूफ बना रहे हो? दीदी, कोई 3 लाख दे रहा है तुम्हारे इस फूटे घड़े के लिए, जल्दी से बेच दो। इतने में तुम्हारा साल भर का वेतन आ जाएगा। ये मौका हाथ से निकल गया तो दूसरा नहीं मिलेगा। भैया, इस चीनी मिट्टी के घड़े की बाजार कीमत कम से कम 1.5 करोड़ है। आप 3 लाख दे रहे हैं, मैं नहीं बेचूंगी। उसे इस घड़े की कीमत कैसे पता चली? क्या वह सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रही थी? देखने में तो जानकार नहीं लगती, कहीं मैंने गलत अनुमान तो नहीं लगाया? शायद कोई छिपा हुआ उस्ताद है। अरे छोड़ो भी छोड़ो। 1.5 करोड़? दीदी, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, कितनी ज्यादा कीमत मांग रही हो। 1 करोड़ क्यों नहीं मांग लेती? पैसों के लिए तरस गई हो क्या? इस फूटे घड़े के लिए 1.5 करोड़ की हिम्मत? शायद तुम ठेले वाले की बातों में आ गई हो और इसे सचमुच का खजाना समझ बैठी हो। रत्ती भर की चीज को तलवार समझना, हंसी आती है। कविता बहन, तुम यहां हो? मेहता भैया, आप आ गए।
कविता बहन, तुम्हें कोई बढ़िया चीज मिल गई है? मुझे दिखाओ। जरूर, मैं तो तुमसे ही परख कराना चाह रही थी। लो यही है, यही है, बिल्कुल यही। आखिरकार मिल गया, आखिरकार मिल गया। ये घड़ा मिंग काल का नीले अलंकरण वाला छोटा घड़ा है, जोड़े में बना हुआ है। राजकीय भट्टी की दुर्लभ कृति है। मेरे घर में भी एक है जो पूर्वजों से मिला है। मेरे पिताजी की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि इसका जोड़ा मिल जाए, लेकिन अफसोस उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। क्या राजकीय भट्टी की दुर्लभ कृति? श्री मेहता, आपको यकीन है? बिल्कुल यकीन है। देखो, इस घड़े को नीले फूलों का अलंकरण और इस तले की छिपी नक्काशी, ये सब मिंग राजकीय भट्टी की पहचान है। बस दुख इस बात का है, थोड़ा सा नुकसान हो गया है, जिससे कीमत पर असर पड़ेगा। आज के बाजार के हिसाब से अनुमान लगाएं तो कम से कम 1,72,50,000 रुपए तो है ही। 1,72,50,000? इतनी कीमती चीज और मैंने बस 28,750 में बेच दी। अरे बाप रे! कविता बहन, ये घड़ा करीब 1,72,50,000 रुपए का है। मैं ले लेता हूँ। 1,72,50,000 रुपए है। भगवान, मेरी पूरी जिंदगी में इतना नहीं कमा सकती। श्री मेहता तो टॉप के संग्रह करता है। उन्होंने कहा 1,72,00,000 तो ये बिल्कुल असली है। दीदी, जल्दी बेच दो। 1,72,00,000 पूरी जिंदगी खर्च नहीं होगा। कविता बहन, अगर तुम्हें लगता है 1,72,00,000 कम है तो मैं और बढ़ा सकता हूँ। नहीं मेहता भैया, ये घड़ा मैंने करीब 28,750 रुपए में खरीदा था। अगर आपको सच में चाहिए, आधी कीमत ही दे दीजिए। मैंने ज्यादा कीमत मांगते देखा है, लेकिन कभी नहीं देखा कि कोई खुद कीमत आधी कर दे। दीदी, आप बहुत ईमानदार हैं। वह तो ज्यादा दाम लेने की सोच भी नहीं रही। कविता बहन, इस घड़े की कीमत 1,72,50,000 है। तुमने मुझे भैया कहा, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। 1,72,50,000 अभी ट्रांसफर करता हूँ। ठीक है, आपकी बात मानती हूँ। सहज भुगतान में राशि प्राप्त हुई 1,72,50,000 रुपए। मेहता भैया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कविता बहन, मेरे पास इस बाजार में एक छोटा गोदाम भी है, कुछ चीजें रखी हैं। अगर तुम्हारी दिलचस्पी हो तो मेरे यहाँ आकर बैठो, चीजों की परख लेना। मेहता भैया, मैं आपकी चीजों की परख कैसे करूं? अगर आपको बुरा ना लगे तो। तुम घबराओ मत, मैं तुमसे पेशेवर परख नहीं करवा रहा। मैं तो बस चाहता हूं तुम मुझे राय दो। बस अपनी पहली राय देना, गलती हो भी जाए तो कोई बात नहीं है। इसे बस दोस्तों की बातचीत समझो, ठीक है? अच्छा, ठीक है मेहता भैया, मैं तो बस ऐसे ही देख लेती हूँ। अगर गलती हो जाए तो आप माफ कर देना। हाँ हाँ, बढ़िया। आइए। अरे, अंदर आइए। कविता बहन, मैंने सुना था तुम्हारा बेटा बीमार है, क्या हुआ है? अगर कुछ जरूरत हो मैं मदद कर सकूं तो बिल्कुल संकोच मत करना। लो, पानी पी लो। शुक्रिया मेहता भैया। वह सूंघनी शीशी और आज के घड़े की कीमत, आपने पहले ही बहुत मदद की है। अरे, ये सब बातें मत करो, वो सब तो तुम्हारी नजर से कमाया हुआ है। सुनो कविता बहन, तुम्हारे घर में बेटा बहू के अलावा और कोई है? मेरे पति जल्दी चले गए, मैंने अकेले ही बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। फिर बेटे ने शादी की, मैंने सोचा अब अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन मेरा बेटा वहीं। बहुत मुश्किल रहा होगा, एक औरत होकर इतना बड़ा बोझ उठाना बहुत ही कठिन रहा होगा। अरे, मेरी बातें छोड़ो मेहता भैया, आप इतने अच्छे हैं, इतने काबिल हैं। आपकी पत्नी और बच्चे जरूर बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं तलाकशुदा हूँ। लगभग 20 साल हो गए, फिर कभी शादी नहीं की, बच्चे भी नहीं हैं। इन सालों में मैं बस इन पुरानी चीजों में खोया रहता हूँ, रोज इन्हीं के साथ रहता हूँ। उबाव लगे तो इनसे बातें कर लेता हूँ, वक्त कट जाता है। मेहता भैया, मुझे माफ करना, मुझे आपकी स्थिति का पता नहीं था, लेकिन आप जैसे अच्छे इंसान को आगे चलकर जरूर कोई ऐसा साथी मिलेगा जो आपकी हर खुशी और गम में साथ दे। चलिए इन बातों को छोड़ते हैं, आइए मेरे ये संग्रह देखिए। ओह, मेरा एक भाई है विक्रम कपूर, उसने हाल ही में कुछ बढ़िया चीजें खरीदी हैं। आपकी सूझबूझ बहुत तेज है, जब वह आएगा तो आप मुझे सलाह देना। अगर कोई असली वस्तु हो तो मैं उसे खरीद लूंगा। मेहता भैया, ये ठीक नहीं है। अरे, इसमें ठीक गलत क्या है? बस आप मुझे सलाह दीजिए, बस अपनी पहली राय बताइए, ठीक है? हाँ, देखिए ना, छिंकाल का रंगीन 100 पक्षी फीनिक्स फूलदान कीमत करीब 78,20,000 रुपए। शांग काल का काम से पात्र कीमत करीब 1,72,50,000 रुपए।
ये सारी चीजें मैंने इन सालों में धीरे धीरे जमा की हैं। कुछ तो मेरे पिताजी की छोड़ी हुई पुरानी वस्तुएं हैं, सब बहुत कीमती हैं। हाँ हाँ हाँ, देखिए कोई नकली तो नहीं है। नीले लता अलंकरण वाली चीनी मिट्टी की थाली, आधुनिक नकल, बाजार कीमत करीब 11,500 रुपए। मेहता भैया, मैं देखना चाहूंगी उस रैक पर रखी नीली चीनी मिट्टी की थाली। ओह ठीक है, लाता हूं। हाँ हाँ हाँ, ये 2 साल पहले मेरे भाई विक्रम कपूर से करीब 69 लाख रुपए में खरीदा मिंग काल का नीला थाल। मुझे ये थाली काफी पसंद थी। मेहता भैया, मुझे नहीं पता मेरी बात सही है या नहीं, बस मुझे तो लगता है कि यह थाली असली जैसी नहीं लगती। नकली है। इतनी बारीकी से देखने पर यह निशानी थोड़ी कठोर और भद्दी लग रही है, और इस नीले रंग में भी कुछ कमी सी दिखती है। मेहता भैया, मैं आपके लिए कुछ बढ़िया चीजें लाया हूँ। स्वर्ण मणित बुद्ध और तांग त्रिवर्ण मृत भांड, ये सब तो एक नजर में असली दुर्लभ वस्तु है, आपको जरूर पसंद आएंगी। आप जो चीजें लाए हैं उनकी बात बाद में करेंगे। पहले 2 साल पहले मैंने जो नीला थाल खरीदा, देखें। नीला थाल? मेहता भैया, ये थाली तो बिल्कुल ठीक है ना? न टूटी है न खरोंच आई है, लेप का रंग नक्काशी सब ठीक है। तो फिर थाली कैसी है वह बात बाद में, पहले मैं आपका परिचय कराता हूं। यह है मेरी बुलाई हुई पेशेवर परख विशेषज्ञ कविता शर्मा बहन। जिस चीज पर भी इनकी नजर पड़ती है वह असली है या नकली साफ पता चल जाता है। इन्होंने कहा है कि आपकी यह थाली नकली है। मेहता भैया, विक्रम, मानोगे? क्या मानूं? मेहता भैया, मेरे ख्याल से तुम्हें किसी ने ठग लिया है। एक औरत को क्या आता है? कौन सी कविता शर्मा? इतने साल इस धंधे में रहा, कभी नहीं सुना ये नाम। बोलते समय संभल कर, उनकी कविता बहन की नजर हम दोनों से बेहतर है। ठीक है कविता शर्मा, तुम कहती हो ये थाली नकली है, सबूत कहाँ है? विक्रम साहब, दरअसल मुझे प्राचीन वस्तुओं का ज्ञान नहीं, मेरा अंदर का एहसास कहता है यह थाली पुरानी नहीं है, ज्यादा आधुनिक नकल लगती है। हाँ हाँ हाँ, एहसास? इतने साल पुरावस्तु व्यापार जगत में पहली बार सुन रहा हूं कोई एहसास से परख करता है। कविता शर्मा, आज अगर तुम सबूत नहीं दे पाई तो मुझे माफ करना, मेहता भैया का मुंह नहीं देखूंगा। विक्रम साहब, सच कहूं, वैसा पेशेवर सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे बस ये चीज ठीक नहीं लगती। विक्रम, कविता बहन ज्यादा बोलती नहीं पर बात सही कह रही हैं, सच बोलने वाली है। तुम्हारी इस थाली में दिक्कत है कि नहीं, हम परख करके देख लेते हैं। तुम 100 बार भी परख लो, ये थाली कभी नकली नहीं हो सकती। अरे तुम, देखो देखो देखो, कुछ गड़बड़ है। यहां बुलबुले भी हैं। अभी कविता ने मुझे बताया, तब पता चला कि तुम्हारी ये थाली में दिक्कत है। ये सचमुच अजीब है मेहता भैया, ये बस पुरानी चीनी मिट्टी है, समय बीतने से इसकी रेखाओं पर जमी परत सख्त हो गई है, यह आम बात है। इसी आधार पर निष्कर्ष निकालना जरूरत से ज्यादा है। मेहता भैया, हमारे बीच की दोस्ती को देखते हुए मैं तुम्हें नकली चीज कैसे दे सकता हूं? ये तो निश्चित ही पहले वाले परख विशेषज्ञ की गलती हो गई। चलो, ये थाली मैं वापस ले लेता हूं, करीब 69 लाख रुपए, 1 पैसा कम किए बिना लौटा दूंगा। लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। तुम क्या करना चाहते हो? ये कविता शर्मा क्या परख विशेषज्ञ नहीं है? इस डिब्बे में 3 चीजें हैं, अगर वह इन तीनों की सही पहचान कर ले तो तुम्हारे करीब 69 लाख रुपए के अलावा मैं उसे माफी में और करीब 69 लाख रुपए दूंगा। अगर उसकी पहचान गलत हुई तो यह करीब 69 लाख रुपए वहीं चुकाएगी। अरे ठीक है ठीक है, ये थाली मैं रख लेता हूं, पैसे तुम्हें नहीं देने होंगे। मेहता भैया, मैं नहीं देख सकती कि आप मेरे लिए बेकार यह करीब 69 लाख रुपए घमा दें। मैं देख सकती हूँ। अच्छा, ये तुमने खुद कहा। ये चीजें, मैं राकेश वर्मा दिल से कहता हूं, बिल्कुल असली हैं। ये 2 बड़ी चीजें, उनकी बात फिलहाल छोड़ते हैं। बस यह 100 बालकों का क्रीड़ा चित्र ही पूरे पुरावस्तु जगत को हिला देगी। ये पुरावस्तु जगत के महागुरु त्रिपाठी जी ने परखा है, बिल्कुल असली है। कविता बहन, ऊपर आकर देखो,
कुछ सुझाव है? खुलकर बोलो, कोई दबाव नहीं। ठीक है। रुको। तुम फिर क्या करने जा रहे हो? पुरावस्तु व्यापार जगत का नियम है, चित्रलेख को हाथ नहीं लगाते। वह यहाँ बेफिक्र छूना टटोलना कर रही है। मेरी अनमोल चीज खराब हो जाएगी, फिर कुछ बकवास बोल देगी, और नुकसान तो मुझे ही होगा। ठीक है, मैं सिर्फ देखूंगी, छूंगी नहीं। तांग त्रिवर्ण की नकल छिंकाल में बनी तांग शैली की नकल अनुमानित कीमत 8 लाख रुपए। कांस्य आधार पर स्वर्ण बुद्ध गणराज्य काल की उम्दा नकल अनुमानित कीमत 5,75,000 रुपए। 100 बालकों का क्रीड़ा चित्र काल अज्ञात, कीमत अज्ञात। क्या हुआ? स्वर्ण नेत्र तंत्र में कोई गड़बड़ है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये पुरानी पेंटिंग कैसे? कीमत अज्ञात। तुम्हें आता भी है कि नहीं? अगर तुम्हें इसका गुण समझ नहीं आ रहा, यहाँ समय बर्बाद मत करो। जल्दी से करीब 69 लाख रुपए निकालो। 100 बालकों का क्रीड़ा चित्र काल अज्ञात, कीमत अज्ञात। फिर भी वही, मैं हाल ही में बहुत थक गई हूँ। ये चित्र भी खुद में दोषपूर्ण है। श्री कपूर, मेरी नजर कमजोर रही। ये 100 बालकों का क्रीड़ा चित्र मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये दोनों तांग त्रिवर्ण और स्वर्ण मणित बुद्ध प्रतिमा, मुझे पूरा यकीन है इनमें समस्या है। बकवास है। इस तांग त्रिवर्ण के लेप में कोमलता है, नक्काशी साफ है। इस स्वर्ण मणित बुद्ध की प्राकृतिक परत गहरी है। ये नकली कैसे हो सकते हैं? असली है या नकली है, हम जांच करके देख लेते हैं। ये तांग त्रिवर्ण अगर असली होता तो इसका लेप कोमल और अंतर्मुखी होता। अगर नकली है तो लेप हल्का लगेगा, रंग एक जैसा नहीं होगा। यह स्वर्ण मणित बुद्ध अगर असली होता तो इसकी परत प्राकृतिक होती, लेकिन अगर नकली है तो इसकी परत और लेप दोनों में जानबूझकर किए गए काम का पता चलेगा। तो जांच करो। आओ। अरे अरे, कविता बहन सही कह रही हैं। ये तांग त्रिवर्ण तांग काल का असली नहीं है, ये तो छिंग काल की नकल है। देखो, लेप का रंग हल्का है और इसमें बुलबुले भी हैं। ये स्वर्ण मणित बुद्ध हालांकि पुरानी चीज है, लेकिन यह गणराज्य काल में छिंग शैली की नकल है। देखो, यह सोने की परत खुरचते ही उतर जाती है। यह परत बाद में चढ़ाई गई सख्त परत है। छिंग काल की स्वर्ण मढ़ाई नहीं है, इसकी बनावट ही अलग है। ये कैसे हो सकता है? जब मैंने खरीदा था तो विक्रेता ने साफ कहा था कि ये तांग और छिंग काल की असली वस्तुएं हैं। शायद खरीदते वक्त मैंने काल की जांच करना भूल गया, लेकिन यह चित्रलेख बिल्कुल असली है। त्रिपाठी जी ने खुद इसकी परख की थी। कीमत लाखों में है। विक्रम कपूर, ये चित्रलेख मैं असली या नकली नहीं बता सकती, पर मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा था ना, तुम बस अंधेरे में तीर चला रही थीं। चित्रलेख के गुर तुम्हें न समझ पाना स्वाभाविक है। त्रिपाठी जी ने जांचा था। झूठा कैसे हो सकता है? यह चित्रकारी बहुत सशक्त है। कागज भी पुराना है। मुझे तो कोई खराबी नजर नहीं आ रही। आओ। अगर मेहता भैया को भी दोष नहीं मिल रहा तो क्या यह तस्वीर असली है? पर ऐसा क्यों है? काल और कीमत क्यों नहीं दिख रहे? क्या मेरा स्वर्ण नेत्र तंत्र सचमुच खराब हो गया है? सौ बालकों का क्रीड़ा चित्र काल अज्ञात, कीमत अज्ञात। पहले की तरह ही है। यह तांग त्रिवर्ण और स्वर्ण मणित बुद्ध पक्के तौर पर उम्दा नकल हैं। तो फिर समस्या इस चित्र में है। मगर मैं अभी समझ नहीं पा रही कि आखिर दिक्कत क्या है। शायद तुम और गौर से देखो तो कुछ छूटी हुई खामी नजर आ जाए। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे सचमुच ध्यान से देखना चाहिए। रुको, इस चित्र में वाकई दोष है। देखो, ये आकृतियों के कपड़ों की रेखाओं का स्याही रंग ऊपर से देखने में तो गहरा लगता है, पर असल में वह बस कागज की सतह पर तैर रहा है। पुरानी स्याही के रेशों जैसा असर नहीं है। और यह टिप्पणी लेख का रंग चित्र के रंग से मेल नहीं खाता। साफ दिख रहा है यह बाद में जोड़ा गया है। कविता, तुम सचमुच कमाल की हो। अगर तुमने मुझे फिर से न देखने को कहा होता तो मैं सचमुच इस छिंग काल की मिंग शैली की उम्दा नकल से फंस जाता। देखो, इसमें मिंग काल का पुराना कागज इस्तेमाल हुआ है, मिंग काल के उस्तादों की चित्र शैली की नकल करके। फिर पीछे टिप्पणी लेख जोड़ दिया गया। यह तो जानबूझकर काल को उलझाने की कोशिश है। सचमुच ऐसा ही है। यह चित्र का कागज पुराना है, लेकिन चित्र बाद में बनाया गया नकल है। इसीलिए तो इसकी रोशनी ठीक नहीं थी। काल और कीमत का पता नहीं चल रहा था। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। त्रिपाठी जी कैसे गलती कर सकते हैं? मैंने इतना पैसा लगाया, सोचा था कि सस्ते में बड़ी चीज मिल गई। ये नकल बनाने का तरीका बहुत ही उम्दा है।
इसमें मिंग काल का पुराना कागज इस्तेमाल हुआ। मिंग काल के उस्तादों की चित्रशैली की नकल की गई। फिर किसी को बुलाकर पीछे टिप्पणी लेख जोड़वाया गया। पुराने खिलाड़ी भी इसमें फंस सकते हैं। त्रिपाठी जी ने शायद सिर्फ इस कागज की बनावट देखी थी, उन्होंने इसके अंदरूनी बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत लालची हो गया था। जब मैंने इसे खरीदा था तो बेचने वाले ने कहा था कि यह चित्रलेख अद्वितीय कृति है, बहुत महंगा बिकेगा। मैंने जोश में आकर खरीद लिया, बिल्कुल गौर से मिलान नहीं किया स्याही के रंग और टिप्पणी लेख की। सोचा नहीं था कि मैं फंस जाऊंगा इस उम्दा नकली माल से। मेहता भैया, माफ करना, लोभ ने मुझे अंधा कर दिया था। लगभग आपको ठग लेता। ये नीली चीनी मिट्टी की थाली का पैसा मैं 3 गुना वापस करूंगा। ये उम्दा नकली माल मैं इन्हें वापस ले जाऊंगा। आगे कभी लालच नहीं करूंगा। इस तरह के आसान पैसे का ईमानदारी से कारोबार करूंगा। कविता दीदी, पहले मैंने बड़े आदमी को पहचान न पाया और बेअदबी से बोल दिया। आपकी नजर की तारीफ करनी पड़ेगी, वाकई अनोखी है। मैं मान गया। कोई बात नहीं, हालांकि मैं पेशेवर परखकर्ता भी नहीं हूं, पर मुझे पता है प्राचीन वस्तु के इस धंधे में पानी बहुत गहरा है और गलती होना भी आसान है। आप अगली बार जब भी सामान लें जरा गौर से देख लेना, किसी के झांसे में ना आ जाना। कविता बहन ठीक कहती हैं, हम पूरा वस्तु का कारोबार करते हैं, इसमें ईमानदारी जरूरी है, भाग्य का भरोसा नहीं करना चाहिए। विक्रम, चूंकि तुमने गलती मान ली है, आगे भी हम दोस्त ही रहेंगे। मेहता भैया, नीली थाली के पैसे 1,80,00,000 मैंने आपको वापस कर दिए हैं। आप जांच लीजिए। धनपेटी भुगतान में प्राप्ति 1,80,00,000 रुपए। धनपेटी भुगतान में प्राप्ति 60 लाख रुपए। विक्रम भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? कविता दीदी, दांव हारा तो उसका मूल चुकाया। चूंकि वादा किया था, ये पैसे देना ही थे। धनपेटी भुगतान में प्राप्ति 30 लाख रुपए। मेहता भैया, आप भी क्यों? हाँ, आपने मेरी थाली के पैसे बचाए और इतना मुनाफा भी दिलाया। आप बिना कुछ लिए कैसे जा सकते हैं? ये आपकी मेहनत का पारिश्रमिक है, लेना ही होगा। मेहता भैया, आप बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने तो कुछ खास किया भी नहीं। आज डॉक्टर ने रोहन की जांच की, कहा कि रोहन को अचानक कई बार शारीरिक प्रतिक्रिया हुई। डॉक्टर ने कहा तुरंत आयातित पुनर्वास यंत्र खरीदना होगा। तंत्रिका को उत्तेजित करने के लिए देर हो गई तो सुनहरा मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन आयातित पुनर्वास यंत्र करीब 57,50,000 रुपए का है। अब क्या करेंगे? पूजा, तुम घबराओ मत, पैसे माँ के पास हैं। तुम तुरंत अस्पताल को फोन करो, वह यंत्र बुक करा दो, कहीं और को न मिल जाए। रोहन के इलाज का समय बर्बाद हो जाएगा। माँ, ये तो करीब 57,50,000 रुपए हैं। आपके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? माँ, घर आकर सब विस्तार से बताऊंगी। $1,72,50,000 का भुगतान सफल। यह सब मेहता भैया की वजह से। आज का वह फूलदान 1,72,00,000 में बिक गया। उस पर 30,000 का मेहनताना भी दिया। इस पैसे से न सिर्फ रोहन के लिए पुनर्वास यंत्र आ जाएगा, बल्कि आगे के इलाज का खर्चा भी अभी चिंता नहीं। साथ ही हमारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। मेहता भैया, अरे, मेरी बेटी की हालत में सुधार है। डॉक्टर ने कहा जल्द से जल्द आयातित पुनर्वास यंत्र लेना है। मुझे तुरंत घर जाना होगा। ये जरूरी मामला है, पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरी जान पहचान में वितरक हैं, अगर जरूरत हो तो वे तुरंत घर पहुंचा देंगे। ऐसी बात ना करो। मेहता भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको इतनी परेशानी दी। ऐसी बात मत करो, जल्दी घर जाओ। चलो, मैं छोड़ देता हूँ। पूजा, माँ, तुम आ गई। ये पैसे तुमने डॉक्टर से बात की? पुनर्वास यंत्र का ऑर्डर दिया? नहीं, मैं फोन करने से डर रही थी। क्यों? क्या मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर नहीं किए थे? माँ, सच सच बताओ मुझे, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? पूजा, मैं माँ, तुम अचानक इतना पैसा ले आई। मेरा दिल बहुत बेचैन है, शांत नहीं बैठा। मैं सोच सोच कर डर गई। हालांकि हमें पैसों की जरूरत है, लेकिन गलत रास्ते पर तो नहीं चल सकते ना। पूजा, तू बेकार की बातें मत सोच। ये सारे पैसे मैंने ईमानदारी से कमाए हैं। ये कैसे मुमकिन है? तुम महीने में सिर्फ 23,000 कमाती हो, तुम एकदम से 1,72,00,000 कैसे कमा सकती हो? मुझे यकीन नहीं आता। माँ की मुलाकात एक उपकारक से हुई है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। तू चिंता मत कर, ये पैसे बिल्कुल साफ हैं, सब ठीक है। तू बेझिझक इस्तेमाल कर। सच में? हाँ माँ, कोई भी बात तुम मुझसे छुपाना मत। बेवकूफ बच्ची, माँ जानती है तू चिंतित है, लेकिन अभी सबसे जरूरी रोहन के लिए पुनर्वास यंत्र मंगवाना है। सही समय गंवाना नहीं चाहिए। जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा,
माँ तुझे धीरे धीरे बताएगी कि ये पैसे आए कहाँ से, ठीक है ना? ठीक है माँ, मैं तुम पर यकीन करती हूँ। तो मैं अभी ही डॉक्टर को फोन करती हूँ और पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। उन्हें जल्दी सामान भेजने को कहूंगी। तुम जल्दी जाकर डॉक्टर से बात करो। मैं रोहन से बातें करती हूँ, उसे भी खुशी होगी। सुना है विक्रम कपूर के बारे में? बड़ा घाटा हो गया। हाँ, पहले जो करीब 69 लाख की श्वानदे शैली की थाली श्री मेहता को बेची थी, वह नकली निकली और उसे एक झाड़ू वाली औरत ने पहचान लिया। बस यही नहीं, वह और भी पुराने कागज पर बनी नकली पेंटिंग और बाकी सामान भी सब उसी औरत ने पकड़े। कहते हैं वह औरत तो पेशेवर परख जानती ही नहीं, बस एहसास से काम लेती है। कमाल है, नजर तो हम जैसे पुराने खिलाड़ियों से भी तेज है। विक्रम कपूर ने उस औरत से माफी भी मांग ली। चौधरी साहब, यह झाड़ू वाली औरत क्या सचमुच इतनी किस्मत वाली है या बस अंधे भाग्य से काम बन गया? विक्रम कपूर फिर मिल गया इस बदकिस्मत चीज से। क्या ये तो भांडा फोड़ने आई है? एक सड़क साफ करने वाली एहसास से पूरा वस्तु परख रही है मेरे ख्याल से। तो विक्रम कपूर खुद ही नजर चूक गया, बहाना ढूंढ रहा है ताकि बचने का रास्ता मिल जाए। उसने मेरा सामान लौटा दिया, मेरी कमाई रोक दी। ये बात अभी बाकी है, लेकिन इस समय मुझे अब ज्यादा फिक्र है। ये एहसास की बात है, परख वाली बूढ़ी औरत सचमुच इतनी काबिल है क्या? कविता बहना, जाकर ले आओ विक्रम कपूर की दुकान में मेहता भैया। क्या हुआ? विक्रम कपूर, उसे क्या हो गया? अरे विक्रम कपूर को कुछ नहीं हुआ, कोई आपसे मिलना चाहता है। चौधरी बुढ़ा लोमड़ अपने साथ विक्रम कपूर की दुकान घेरे हुए है। वह आपको बुला रहा है, तुम्हें परख करने भेजा है। अगर तुम नहीं गए तो वह विक्रम कपूर की दुकान तोड़ देगा। चौधरी बूढ़ा लोमड़ ने मुझे परख के लिए बुलाया है। मेहता भैया, मजाक न करो। अक्सर सुनती हूँ दुकानदारों से इस चौधरी बूढ़ा लोमड़ की बात, जो इस धंधे में बदनाम नकली माल का कारोबारी है। उम्दा नकली माल बनाने में विशेषज्ञों को धोखा दे सकता है और बहुत बदला लेने वाला है। जिसने भी उसका भांडा फोड़ा उससे जान लेकर बदला लेता है। पहले एक दुकानदार ने उसकी नकली चीजों की शिकायत की थी, बाद में उसकी दुकान तोड़ दी गई और उसे चोट भी आई। मैं मजाक नहीं कर रही। चौधरी बूढ़ा लोमड़ ने कहा है अगर तुम उसकी लाई चीजों में नकली पहचान लो तो वह विक्रम कपूर को छोड़ देगा, लेकिन अगर तुमने गलती की तो वह विक्रम कपूर की दुकान तोड़ देगा और यह भी कहेगा कि तुमने उसके साथ मिलकर ठगी की। फिर आगे से बाजार में कोई भी उससे कुछ नहीं खरीदेगा। वह पूरा वस्तु की दुकान विक्रम भैया की जान है। अगर मेरी वजह से बर्बाद हुई तो मुझे जिंदगी भर दिल को सुकून नहीं मिलेगा। खैर जो भी हो, पहले तुम मेरे साथ चलो। फिक्र मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो फिर जल्दी चलते हैं। चौधरी साहब, वानछिंग दीदी बेकसूर हैं, उन्हें इसमें न घसीटें। हम दोनों के बीच का मामला हम आपस में ही सुलझा लेते हैं, ठीक है ना? वानछिंग दीदी, माफ करना, आपको भी खींच लिया। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने मेहता भैया को फोन किया। चौधरी साहब आपको ही परख करवाना चाहते हैं, मैं रोक नहीं पाया। विक्रम भैया, आप ऐसा मत कहिए। मैं तो पहले सिर्फ अंदाजे से कहती थी, मुझे परख की कोई समझ ही नहीं है। मुझे डर है कि कहीं मैं गलती करके आपका नुकसान न कर दूं। तुम वही हो जो महसूस से विक्रम कपूर के नकली सामान के बारे में जानती थी, झाड़ू वाली औरत। हम हिम्मत तो खूब है, सचमुच आ गई। डरो मत, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। हाँ मैं हूँ, लेकिन पहले जो कहा वह अंधेरे में तीर चलाया था, गिनती में नहीं आता। बस अंदाजा लगाया था, लगातार 3 चीजें सही बता दी। विक्रम कपूर तो इस धंधे का पुराना खिलाड़ी है और तुम एक झाड़ू वाली उससे भी ज्यादा तेज। मेरे ख्याल से तो जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रही हो, मेरी बिरादरी ले रही हो। मैं तेज नहीं हूँ, बस मुझे गलत लगा। वजह भी नहीं बता सकती। मैंने जानबूझकर आपसे दुश्मनी नहीं की। मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे अंदाजा ही क्यों ना लगाया हो या सचमुच हुनर हो। मेरे पास कुछ चीजें हैं, तुम देखो इन्हें। इनमें से एक असली है, बाकी 2 हैं मेरी खुद बनाई उम्दा नकलें। अगर सही पहचान लिया तो उसके और मेरे मामले में मिटा दूंगा। ऊपर से तुम्हें करीब 57,50,000 रुपए दूंगा नुकसान भरपाई के तौर पर। करीब 57,50,000 तुम पूरी जिंदगी झाड़ू लगाओगी तब भी नहीं कमा पाओगी। लेकिन अगर गलत पहचाना तो विक्रम कपूर मुझे पूरा नुकसान भरेगा और पूरा वस्तु जगत से बाहर निकल जाओगा और तुम आज से इस बाजार में कदम भी नहीं रख सकती। चौधरी बूढ़ा लोमड़, इतना आगे मत बढ़ो। तुम्हारा और विक्रम कपूर का मामला है, उसका कविता बहन से कोई लेना देना नहीं है। एक औरत को तंग मत करो। हाँ, अरविंद मेहता, तुम्हारी तो बड़ी चौकसी है। तुमने कहा था ना कि उसकी नजर बहुत पक्की है, तो फिर परख करने से क्यों डर रहे हो? इससे पता चलता है कि तुम्हारे दिल साफ नहीं है। मैं अभी इस दुकान को तोड़ दूंगा। चौधरी बूढ़ा लोमड़,
कविता बहन मेरी अच्छी दोस्त है, मैं उसकी नजर पर भरोसा करता हूं, लेकिन वह हमारे धंधे की नहीं है। तुम्हें उसे परेशान करने की जरूरत नहीं। तुम परख करवाना चाहते हो ना? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, अरविंद मेहता, तुम भी इस पुरावस्तु जगत में एक मशहूर संग्रहकर्ता माने जाते हो, तो फिर इस झाड़ू वाली औरत के साथ क्यों घुल मिल गए हो? तुम सब कहते हो उसकी नज़र पक्की है, लेकिन अब तरह तरह के बहाने बना रहे हो, उसे परख नहीं करने दे रहे। मेरे ख्याल से तुम सब मिलकर नाटक कर रहे हो इस धंधे के लोगों को ठगने का। आज मैं उसी से पूछूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम सच में उनके कहने जैसी हो, इतनी कमाल की। अगर आज तुमने परख नहीं की तो तुम में से कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जा सकेगा। चौधरी बूढ़ा लोमड़, हमारे पुरावस्तु जगत में मेलजोल को सबसे ऊपर रखा जाता है। तुम इस तरह बहुत दबाव डाल रहे हो। तुम्हें डर नहीं कि यह बात फैलकर तुम्हारी हंसी उड़ेगी? हंसी? मैं चौधरी बूढ़ा लोमड़ इस धंधे में आया था, तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। अगर चाहते हो कि विक्रम कपूर को छोड़ दूं, कोई बात नहीं, लेकिन इस बुढ़िया से मेरी चीजों की परख करवाओ। मेहता भैया, मैं कविता बहन, डरो मत। अगर आज तुम परख नहीं करना चाहती तो हम अभी चलते हैं। यहाँ का सब कुछ मैं संभाल लूंगा। मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। कविता दीदी, तुम मेरी मदद के लिए आई, इसी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मेहता भैया और मैं यहाँ हैं, हम कदापि तुम्हें बदनाम नहीं होने देंगे। चौधरी बूढ़ा लोमड़ बहुत बदला लेने वाला है। आज बच भी गए तो वह बाद में भी परेशान करता रहेगा। मेरे स्वर्ण नेत्र तंत्र से मैं असली नकली देख सकती हूँ। एक बार कोशिश करके देखती हूँ, फिर भी कुछ तो मौका है, तो मैं कोशिश करती हूँ। लेकिन पहले बता दूं, मैं बस एहसास से कहूंगी, कोई वजह नहीं बता पाऊंगी। आप मुझ पर दबाव न डालें। कविता बहन, फिक्र मत करो, कोई तुम पर जोर नहीं डालेगा। चौधरी बूढ़ा लोमड़, चूंकि तुम जिद कर रहे हो कि कविता बहन परख करे, तो मेरी 2 शर्तें हैं। बोलो। पहली, कविता बहन चाहे जो भी कहे, सही हो या गलत, तुम उसे परेशान नहीं करोगे, उसके साथ बदतमीजी नहीं करोगे, और न ही विक्रम भाई को तंग करोगे। दूसरी बात, जब कविता बहन परख कर रही होंगी, तुम और तुम्हारे लोग बीच में बोलने की हिम्मत नहीं करोगे, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करोगे। मैं अरविंद मेहता इस धंधे में कितने लोगों को जानता हूं, तुम जानते हो। अगर बेईमानी करने की सोची तो मैं तुम्हें इस जगत में खड़ा नहीं होने दूंगा। मेहता भैया, हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। आपके होते मेरा दिल पूरी तरह शांत है। मेरे सामने शर्म कैसी? ठीक है, मैं मानता हूं। मैं चौधरी बूढ़ा लोमड़ अपनी बात का पक्का हूं। जब तक वह परखने का साहस करेगी, मैं उसे बिल्कुल नहीं सताऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूं क्या तुम सचमुच उतनी ही कमाल हो जितना लोग कहते हैं, जो बस एहसास से ही पुरानी चीज की असलियत पहचान लेती हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अंदाजे से बोलो और अपनी ही इज्जत गिरवा दो, साथ ही विक्रम की दुकान भी बर्बाद कर दो। मैं तुम्हें ज्यादा नहीं घेरूंगा, बस उनमें से वह एक असली चीज चुनकर दिखा दो। फिक्र मत करो, मैं पूरे वक्त तुम्हारे साथ हूं। सफेद जेड का फूलदान, आधुनिक उम्दा नकल, अनुमानित कीमत 9,200 रुपए। दुआन शिला की स्याही पट्टी, आधुनिक उम्दा नकल, अनुमानित कीमत 11,500 रुपए। काले जेड का पट, आधुनिक उम्दा नकल, अनुमानित कीमत 57,500 रुपए। सारे के सारे नकली कैसे हैं? ये चौधरी बूढ़ा लोमड़, इसने एक भी असली चीज नहीं रखी। ये चौधरी बूढ़ा लोमड़, इसने एक भी असली चीज नहीं रखी। उसने जानबूझकर जाल बिछाया है। अगर मैं असली चीज नहीं ढूंढ पाई तो ये मुझ पर और विक्रम कपूर पर मिलकर ठगी करने का इल्जाम लगा देगा। अगर मैं कहूं कि सब नकली हैं, तो भी यह उल्टा मुझ पर जानबूझकर झगड़ा करने का आरोप लगाता है। इस तरह विक्रम कपूर का बदला लिया और मुझसे भी छिपाया पाया। ये सबके सामने भांडा फोड़ने वाला बहुत ही धोखेबाज है। एहसास से? हाँ हाँ, यहाँ तो सब कुछ नकली है। दिखाओ कैसे एहसास से उस एक असली चीज को ढूंढोगी। दीदी, समझ में आया ना? मुझे ये बोतल काफी सफेद लग रही है। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। कुछ ठीक नहीं है। मुझे तो तुम भी ठीक नहीं लग रही। एक नकली बोतल को घूरती रही इतनी देर तक। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें असली नकली का पता ही नहीं? कविता दीदी, तुम एक बार और ध्यान से देखो, गलती मत करना। चौधरी बूढ़ा लोमड़ ने कहा था, इनमें से एक चीज तो असली है। ये जेड का पट असली जैसा नहीं लगता। ओह, तो यह दुआन शिला की स्याही पट्टी कम से कम असली तो होगी ही। इतना समय मत खराब करो, जल्दी बताओ। ये स्याही पट्टी पुरानी दुआन शिला की लगती है, पर फिर भी मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं है। तुम कह रहे हो कि मेरी यह दुआन शिला की स्याही पट्टी नकली है? तुम्हें पता है यह मैंने कितने पैसे में खरीदी थी? एक झाड़ू वाली औरत तुम्हें दुआन शिला की स्याही पट्टी क्या नकली है? मैं उलझलूल नहीं बक रही। मुझे तो बस ये तीनों चीजें सभी नकली लग रही हैं। सब नकली हैं। कविता दीदी, तुम्हें यकीन है गलती नहीं हुई? मुझसे कोई गलती नहीं हुई होगी। ये तीनों चीजें सभी में कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ 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 हाँ, तुम कह रही हो मेरी ये तीनों चीजें सभी नकली हैं? तुम्हें पता है ये तीनों खजाने मुझे कितने पैसे पड़े हैं? तुम चुका पाओगी इतना?
मुझे इनकी कीमत से कोई मतलब नहीं है। मैं बस अपने एहसास से सच बोल रही हूँ। मुझे बस लगता है इन तीनों चीजों में से एक अजीब सी बू आ रही है। इनमें पुरानी चीजों वाली खास महक नहीं है। कविता बहन सही कह रही हैं। इस मांशला की सारी पट्टी की मछली मस्तिष्क जैसी जमीन बनावट कृत्रिम रंगाई से बनी है। ये सफेद जेड का फूलदान, इसमें सांचे के निशान हैं। और ये काले जेड का पट्ट, हाँ, रंग भी एक जैसा नहीं है। ये तीनों ही उम्दा नकली माल हैं। चौधरी बूढ़ा लोमड़, तुमने जानबूझकर 3 नकली चीजें लाकर हमें फंसाने की कोशिश की। चौधरी बूढ़ा लोमड़, तुमने मुझसे खेल खेला है। तुम्हारा मकसद बस कविता दीदी को शर्मिंदा करना था, फिर हम पर मिलकर ठगी करने का इल्जाम लगाना था। चूंकि तुमने पहचान लिया है, तो अब मैं भी नाटक बंद करता हूं। विक्रम कपूर, तुमने मेरा सामान वापस किया, मेरी कमाई का रास्ता रोका और तुमने मेरा भांडा फोड़ा, मेरे नियम तोड़े। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरा अपमान करने का नतीजा। आओ हमला करो। रुको बूढ़ा लोमड़, तुमने वादा किया था परख के बाद हिंसा नहीं करोगे। क्या वादा तोड़ दिया? मैं अरविंद मेहता इस धंधे में कुछ मान सम्मान तो रखता हूं। आज तुम हमें छुओ एक बाल भी तो बड़ी कीमत चुकाओगे। कोई हाथ ना उठाए। मैं झूठ नहीं बोल रही। ये सारी चीजें नकली हैं। बूढ़ा लोमड़, हमें छुआ तो अभी पुलिस बुला लूंगी। तुमने नकली सामान से जाल बिछाया, साथी कारोबारियों को नुकसान पहुंचाया, चोट पहुंचाने की कोशिश की। ये बात फैली तो सिर्फ इस धंधे से बाहर होने की बात नहीं रहेगी, तुम्हें जेल की रोटी खानी पड़ेगी। तुम मुझे धमका रहे हो? धमकी नहीं, याद दिला रहा हूं, तुम्हारा ये नकली माल का धंधा छिपा हुआ है। यह मामला उद्योग संघ और निगरानी विभाग तक पहुंचा तो तुम्हारा सारा उम्दा नकली माल और ये ठगी के काम सबके सामने आ जाएंगे। उस वक्त सिर्फ दुकान बंद करने से काम नहीं चलेगा। अरे चौधरी साहब, उद्योग संघ अगर हस्तक्षेप करे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। अरविंद मेहता, आज तुम्हें छोड़ देता हूं और तुम ये मत सोचना कि अरविंद मेहता तुम्हारा साथ दे रहे हैं तो तुम बच जाओगी। तुमने मेरा नियम तोड़ा है, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने दूंगा। चलो। कविता दीदी, मेहता भैया, माफ करना, मेरी वजह से तुम दोनों फंस गए। सोचा नहीं था चौधरी बूढ़ा लोमड़ इतना घटिया है। बदला लेने के लिए पूरी तरह नकली चीजों से जाल बिछाया। तुम्हारी गलती नहीं है चौधरी, बूढ़ा लोमड़ का दिल खराब है। इस धंधे में उसकी बदनामी पहले से ही है। जो भी उसकी कमाई में रोड़ा अटकाए उससे वह बदला लेता है। कविता बहन, पहले वाला 100 बालकों का क्रीड़ा चित्र चौधरी बूढ़ा लोमड़ के छोटे कारखाने की नकली चीज थी। अच्छा, इस बार उसने जो जाल बिछाया, आधा विक्रम कपूर के लिए था और आधा तुम्हारे लिए ही था। तो मैं उसे पहले ही नाराज कर चुकी थी। डरो मत, मैंने पहले ही उद्योग संघ से बात कर ली है। दोस्तों को हमेशा चौधरी बूढ़ा लोमड़ की हरकत नजर रखने को कहा है। वह अब आसानी से शरारत नहीं कर सकता। शुक्रिया मेहता भैया। आज अगर आप नहीं होते तो मैं सचमुच समझ नहीं पाती क्या करूं। कोई बात नहीं चौधरी, बूढ़ा लोमड़ की इस चाल में वह कामयाब नहीं हुआ। वह जरूर इतने पर नहीं रुकेगा। कविता बहन, इन दिनों तुम घर पर शांति से रोहन और पूजा की देखभाल करो। यहां मैं हूं। चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ने जाता हूं। ठीक है। बेटा, डॉक्टर ने कहा तुम्हारी मांसपेशियों की प्रतिक्रिया बहुत बेहतर हो रही है। जल्दी से होश में आ जाओ, माँ से बात करो। पूजा का भी जल्द ही डिलीवरी टाइम है। तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। अपने बच्चे को देखने के लिए मेहता भैया, आप कैसे आ गए? पिछले दिनों सुना था रोहन की हालत बेहतर है। संयोग से मेरा एक पुनर्वास विशेषज्ञ दोस्त है, मैंने उससे ये सेट मंगवाया है। मालिश में मदद करने वाला छोटा औजार तुम्हारे लिए लाया हूं। उम्मीद है मालिश करते समय तुम्हारी ताकत बच जाएगी। बस कुछ आम छोटे औजार हैं, पता नहीं काम आएंगे या नहीं। लो, रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहता भैया को रोहन की स्वास्थ्य सुधार की याद रही। खास तौर पर मालिश का सामान ढूंढ कर लाए। आप बहुत ध्यान रखते हैं। कौन है? ओह, ये मेरा एक दोस्त है।
ये तो कभी सुना नहीं माँ ने कौन सा दोस्त बनाया है। यह आदमी देखने में संजीदा और भले लगते हैं, बुरे इंसान नहीं लगते, दोस्त हैं। फिर अपने दोस्त को दरवाजे पर क्यों खड़ा कर रखा है? अंदर बुलाओ ना। माफ करना मेहता भैया, अंदर आइए। ठीक है, ठीक है। कविता बहन का जीवन बहुत कठिन है, ऐसे माहौल में रहती हैं। मेहता भैया, घर छोटा है, माफ करना, आप बुरा ना माने। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। रोहन आज कैसा है? कुछ सुधार है क्या? ये पुनर्वास यंत्र काम में ठीक आ रहा है ना? डॉक्टर कहते हैं उसकी मांसपेशियां बहुत अच्छी तरह ठीक हो रही हैं, लेकिन तुम इतनी दूर से आई हो, तुम्हें परेशान किया। अरे कौन सी परेशानी है? मुझसे बिल्कुल शर्म मत करो। हमारी मुलाकात हुई, एक दूसरे की मदद करना तो स्वाभाविक है। और सच कहूं, रोहन को ठीक होते देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। इसके अलावा मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर पा रहा हूं, इससे भी मुझे खुशी मिलती है। माँ, आपने तो परिचय ही नहीं कराया। ये है कौन? इनका नाम अरविंद मेहता है। हमारी मुलाकात पुरानी कतारों के बाजार में हुई। वह बहुत मशहूर संग्रहकर्ता है। मेहता अंकल, आप ही वह उपकारक हैं जिनकी माँ अक्सर बात करती हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप ना होते तो मेरे पति को इतना अच्छा पुनर्वास यंत्र कहाँ मिलता, और हमारा परिवार इतनी जल्दी संभल भी नहीं पाता। माँ तो अक्सर कहती हैं कि उन्हें एक दिल की अच्छी इंसान मिल गए। अब तो देख रही हूँ, सिर्फ दिल ही अच्छा नहीं, बहुत ध्यान रखने वाले भी हैं। मालिश का सामान तक लेकर आए। अरे ये लड़की क्या क्या बक रही है? अरे मेहता अंकल, अंदर आइए, बैठिए। खड़े क्यों हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, बैठिए बैठिए। ठीक है, ठीक है। मेहता अंकल, आप खाली हो तो अक्सर आया कीजिए, हमारे घर आकर बैठिए। आपके आने से माँ के चेहरे पर मुस्कान बहुत बढ़ गई है। हाँ हाँ हाँ। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आगे भी आता रहूंगा। ऐसा करने से कविता बहन की रोहन की देखभाल में मदद कर सकूंगा। ऐतराज कैसा? आप आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, है ना माँ? ओह हाँ हाँ, आप आई, हम सबको बहुत खुशी होगी। मेरी माँ बस थोड़ी संकोची हैं। मैं यहाँ हूँ तो दोनों शायद बात करने में झिझकेंगे। सुनो माँ, आप और मेहता अंकल बात करिए, मैं कमरे में जाकर आराम करती हूँ। ठीक है, तू जा। मेरी यह बहू बातें सीधी सादी कह देती है, आप बुरा ना मानिएगा। नहीं नहीं, बहू का स्वभाव तो बहुत अच्छा है, सीधा और दिल से लगता है। हाँ, सही कहा। वो पुनर्वास विशेषज्ञ ने बताया था, इन छोटे औजारों का इस्तेमाल करते समय जोर बहुत हल्का रखना चाहिए। मांसपेशियों की रेखा के साथ मैं एक लेकर समझाता हूँ, ठीक है? अच्छा कोई बात नहीं, खुद पर ही तुम्हें दिखाता हूँ। अच्छा ठीक है, आओ। ध्यान से देखो, ऐसे मांसपेशियों की रेखा के साथ जोर हमेशा हल्का रखो। ऐसा करने से रक्त संचार बढ़ता है, रोहन के पुनर्वास के लिए बहुत फायदेमंद है। धीरे धीरे, बहुत हल्के हाथ से। क्यों ना तुम भी आजमाओ, आगे रोहन की मालिश करने में काफी आसानी होगी। ठीक है। अभी उसका हाथ छुआ था, दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? अच्छा, ये छोटे औजार, इनके साथ निर्देश पत्र है, तुम बस उसके मुताबिक निर्देश पढ़कर कर लेना। हाँ वक्त काफी हो गया तो शायद मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। अच्छा देखो, मेरी याददाश्त है, एक बहुत जरूरी बात मुझे भूल ही गई। मेहता भैया बताइए ना। कुछ दिनों बाद पुरावस्तु जगत के महागुरु सिंह जी एक बड़ी सभा रखने वाले हैं, रत्नशिला और पुरावस्तु परख महासभा। यह रहा निमंत्रण पत्र। मैं सोच रहा था तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा एहसास और नजरिया दोनों ही काफी सटीक हैं, शायद कोई अच्छी चीज हाथ लग जाए। लगता है माँ की जिंदगी में नया प्यार आने वाला है। रत्नशिला दाम की मुझे सचमुच समझ नहीं, कहीं मैं गई और सब बिगाड़ दिया तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। समझ नहीं भी तो कोई बात नहीं, तुम बस वहां मेरे साथ घूमने आ जाना, बस अपने एहसास से देखना भूलना मत। तुम्हारी नजर कितने ही विशेषज्ञों से बेहतर है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बढ़िया, लो निमंत्रण पत्र, तो कुछ दिन बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा, यही तय है। अच्छा, रोहन की अच्छी देखभाल करना। रुको, आगे मत आओ। मेहता अंकल आपका पीछा कर रहे हैं, है ना? खास तौर पर मालिश का सामान लेकर आए थे। आपको बाहर घुमाने नहीं ले जाना चाहते हैं? इरादा तो बिल्कुल साफ है। क्या बात कर रही हो? तुम्हारे मेहता अंकल तो बस दिल के अच्छे हैं, उन्हें मेरी नजर ठीक लगी, इसलिए चाहते हैं कि मैं उनके साथ चलकर देखूं। दिल के अच्छे? दिल अच्छा होता तो इतना ध्यान रखता? माँ जिद मत करो, मेहता अंकल तो भरोसेमंद इंसान हैं और इतने अच्छे भी। आपको मौका नहीं गंवाना चाहिए। रोहन अभी ठीक नहीं हुआ और आपका भी टाइम नजदीक है।
बेटी अब मेरा दिल इन बातों में कहाँ है? पापा के जाने के बाद से इन सालों में घर की सारी जिम्मेदारी तुमने अकेले संभाली है। रोज तुम्हें इतना थका देखकर मेरा भी दिल दुखता है। मेहता अंकल हमारी इस हालत से नफरत नहीं करते, बल्कि मदद भी करते हैं। इतने अच्छे इंसान फिर कहाँ मिलेंगे? माँ, आप तनाव मत लो। आप और मेहता अंकल जैसा चले चलने दो। अरे सिंह जी, अरे अरविंद, आ ही गए आप। अच्छा, यही है वो श्रीमती शर्मा जिनके बारे में बताया था? हाँ, ये वही कविता शर्मा है जिनका मैंने जिक्र किया था। इनकी नजर बेहद खास है। कविता बहन ये हैं हमारे पुरावस्तु जगत के महागुरु सिंह जी, जो सिंह रत्नालय के संस्थापक भी हैं। सिंह जी नमस्ते। नमस्ते विनय बेटा, तुम्हारी नजर बहुत पैनी है। उसकी तारीफ पाना मतलब तुम में सच्ची काबिलियत है। आज हम सबके सामने कुछ हुनर दिखाओ। सिंह जी आपने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा। मैं असल में परख नहीं जानती, बस मेहता भैया मुझे दिखाने लाए हैं। मैं बस एहसास से देखती हूँ, इसमें कोई खास हुनर नहीं। श्री मेहता के साथ वह आंटी कौन है? इतने साधारण कपड़े लगती नहीं पुरावस्तु वाली। श्री मेहता इतने बड़े नाम हैं, ऐसी औरत को कैसे जानते होंगे? शायद रिश्तेदार होंगी जिसे ले आए होंगे। पता नहीं, शायद छिपा हुआ उस्ताद हो। श्री मेहता की नज़र हमेशा सही रहती है। अरे ये कौन है? ये तो वही है ना, पुरानी कलाकृतियों के बाजार की झाड़ू वाली औरत। अरे ये कौन है? ये तो वही पुरानी कलाकृतियों के बाजार की झाड़ू वाली औरत है ना। हाँ, तू ठीक से झाड़ू नहीं लगाती। यहाँ रत्नशिला और पुरावस्तु परख महासभा में क्या करने आई है? अरविंद मेहता के पीछे पीछे सचमुच रत्नशिला और परख जाने लगी है। सिंह जी, आपकी यह पात्रता थोड़ी कम तो नहीं? कोई भी छोटा मोटा आदमी अंदर आ सकता है, वह तो एक झाड़ू वाली औरत है। कहीं बाद में उलझुल बकर आपकी प्रतिष्ठा न खराब कर दे, आपका नाम न डुबो दे। चौधरी बूढ़ा लोमड़, अपनी जबान साफ रखो। पुरावस्तु जगत में तो बस रिश्ते नाते का ही महत्व है। जब यह अरविंद मेहता लेकर आए हैं तो ये मेरे सिंह के मेहमान हैं। यहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं और न ही औकात देख कर बता है। मेहमान? हम मेरे ख्याल से तो ये अरविंद मेहता के नाम का फायदा उठाने वाली ठग है, ज्यादा कुछ नहीं। एहसास से ही प्राचीन वस्तु की सच्चाई झूठ पहचान लेती है। अरविंद मेहता, तुम भी कितने भोले हो। श्री मेहता कैसे ले आए एक झाड़ू वाली औरत को? एक झाड़ू वाली पुरावस्तु परख या रत्नशिला दांव की क्या जाने। हाँ, शायद तो जानबूझकर श्री मेहता के नाम इस्तेमाल करके बस पहचान बनाना चाहती है, ताकि बाद में लोगों को ठग सके। हाँ, मैंने ही कहा था ना, इतने सारे छिपे हुए उस्ताद कहाँ से आ जाते हैं? ज्यादातर तो अंधे भाग्य से ही काम बन जाता है। एक बार किस्मत से सही बोल दिया और सिंह जी की परख महासभा में इतना घमंड दिखाने आ गए। कविता बहन डरो मत, मैं यहाँ हूँ, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। अरे मेहता भैया शायद मुझे चले जाना चाहिए, यहाँ रहकर आपकी बदनामी ना हो। चौधरी बूढ़ा लोमड़, अपनी जबान संभाल कर बोलो। कविता बहन मेरी मेहमान है, अगर फिर बकवास बकोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ओहो, तो बचाने लगे हम। क्या मैंने कुछ गलत कहा? एहसास से पुरावस्तुओं की असली नकली पहचान लेती है, ये बात तुम मान भी लेते हो। मेरे ख्याल से तुम इस औरत के जाल में फंस गए हो। ध्यान रखो, इतने सालों की तुम्हारी इज्जत एक पल में पुरावस्तु जगत का मजाक बन जाएगी। बस करो, दोनों ज्यादा मत बोलो। ये रत्नशिला और पुरावस्तु परख महासभा एक मेला सा माहौल है। यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं अपनी नजर की कसौटी परखने और जानकारी बांटने के लिए। झगड़ा मत बढ़ाओ चौधरी बूढ़ा लोमड़ा। अगर तुम फिर यहाँ बेतुकी जिद करोगे और जानबूझकर झगड़ा खड़ा करोगे तो मुझे तुम्हें बाहर करवाना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। हा पुरावस्तु परख और रत्नशिला दांव महासभा अब शुरू होती है। यह आज का पहला सामान। आप सभी अपनी नजर आजमा सकते हैं। देखें असली नकली और उसका जमाना पहचान सकते हैं क्या? इसे हाथ गर्म करने का मौका समझें। सिंह जी, चूंकि श्री मेहता ने इस बुढ़िया का इतना बखान किया है तो पहले इसे ही आजमाइए। हाँ, हमें भी तो देखना है कि यह कैसे एहसास से परखती है। हम
हाँ, पहले बुढ़िया को देखें, पता चले असली कला है या सिर्फ अंधेर छाप। हाँ हाँ हाँ। हिम्मत है आजमाने की? नहीं तो चली जाओ यहां से। चौधरी बूढ़ा लोमड़, ज्यादा हद मत करो। कविता बहन अगर परखना नहीं चाहती तो आज कोई मजबूर नहीं कर सकता। हिम्मत है तो मुझसे पेश आ। क्या हुआ, डर गए? आखिरकार कला है ही नहीं, बस मर्दों की आड़ लेती है। चूंकि सबका इतना मन है तो श्रीमती शर्मा आजमाइए। आखिर परखना तो मनोरंजन ही है। इनके आजमाने के बाद हम सभी देखेंगे इनका एहसास कितना सटीक है। मेरा भैया, मुझे डर लग रहा है। अगर गलती हो गई तो आपका मुंह काला कर दूंगी। डरो मत, खुद पर भरोसा रखो। पहले जैसे एहसास से ही देखो। और गलती हुई भी तो मैं हूं ना, कोई हंसेगा नहीं और कोई तुम्हें तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है। हाँ। सोमवार की भट्टी का हरेली वाला चीनी मिट्टी का फूलदान, आधुनिक उम्दा नकल, अनुमानित कीमत 23,000 रुपए। ये फूलदान नकली है। अरे मैंने कहा था ना, ये महज किस्मत का खेल है। अच्छा, सिंह जी तो पुरावस्तु जगत के महागुरु हैं, उनके पास झूठी चीज कैसे हो सकती है? इस फूलदान का लेप कोमल और मृदु है, सूक्ष्म धाराएं भी बिल्कुल प्राकृतिक हैं। तुम कहते हो ये नकली है? ये बुढ़िया, मुझे तो लगता है तुम्हें बुनियादी पुरावस्तु की समझ भी नहीं है। उल जलूल बकने की हिम्मत कैसे हुई? सचमुच अंधे भाग्य से काम बन गया। ये फूलदान तो एक नजर में ही पुरानी चीज लगता है, परख करना तो दूर की बात है। बुढ़िया, यहाँ बेइज्जती मत कराओ। अगर तुम और हंगामा करोगी तो श्री मेहता का चेहरा भी मिट्टी में मिल जाएगा। पर मुझे तो साफ दिख रहा है ये नकली है। मुझे बस गलत लग रहा है। गलत लग रहा है मुझे तो ये फूलदान बिल्कुल ठीक लग रहा है। तुम इसे नकली कैसे कह सकती हो? शायद तुम्हारा एहसास गलत है। मैं कोई कारण नहीं बता सकती, बस मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं है। नहीं है, मैं देखता हूं। हाँ, ये डिजाइन सचमुच बाद में बनाया गया है। इसके किनारे भी बहुत खुरदरे हैं। ये सब कुछ प्राकृतिक नहीं लगता। और ये लेप, इसमें आधुनिक रासायनिक रंग के निशान भी हैं। श्रीमती शर्मा सही कह रही हैं, ये एक नकली चीज है। सचमुच है, बस एहसास से पहचान लिया। पुरावस्तु की असलियत बिना किसी पेशेवर औजार के यह एहसास बहुत सटीक है। हाँ 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 हाँ, झूठा ही निकला। कविता बहन, तुम्हारा एहसास कितना सही है। अरे सच में नकली है। ये बुढ़िया कमाल की है। बिना किसी औजार की मदद के सिर्फ एहसास से उम्दा नकली माल पहचान लिया। सिंह जी ने कहा, है तो गलत कैसे हो सकता है? लगता है उसमें कुछ हुनर तो है। पहले उस पर गलत इल्जाम लगाया था। हम ये तो बस पहली चीज है। शायद बस किस्मत से सही बोल दिया। अगर आगे की भी सही पहचान ले तो तब असली हुनर मानेंगे। नामुमकिन है, यह तो बस संयोग है। मैं तो चाहता था इस औरत को शर्मिंदा करूं, लेकिन उसने सच में गड़बड़ पकड़ ली। क्या उसका एहसास इतना सटीक हो सकता है? हम शायद उसे पहले से पता था यह फूलदान नकली है, जानबूझकर नाटक कर रही है। चौधरी बूढ़ा लोमड़, उल जलूल मत बक। ये फूलदान सिंह जी का संग्रह है। हमारे आने से पहले उसने इसे देखा तक नहीं था। ये चीज तुम तो जानबूझकर कविता बहन को निशाना बना रहे हो। बिल्कुल सही। मैं और श्रीमती शर्मा पहली बार मिले हैं, तो उसे पहले से कैसे पता होता कि यह नकली है? चौधरी बूढ़ा लोमड़, बेवजह हंगामा मत करो। यहां बेकार का शोर मत मचाओ। जरूरी नहीं, शायद उसे किसी खास जरिए इसकी खबर मिल गई हो और अब वह नखरा दिखा रही है। तुम बस बहस कर रहे हो। कविता बहन की ताकत उनकी अपनी काबिलियत है। अगर तुम्हें एतराज है कोई बात नहीं, चलो आगे के सामान देखते हैं। अरे बस, बहस से कुछ नहीं होगा। चलो कुछ और चीजें निकालते हैं। श्रीमती शर्मा को तुरंत आजमाते हैं। यह संयोग है या असली हुनर, पता चल जाएगा। ये तीनों चीजें नकली असली पहचानना मुश्किल है। अब श्रीमती शर्मा
अपने एहसास से आजमा कर देखें। हम लोग भी कुछ नया देखेंगे। पहले इसकी परख करो। ये जेट पट्ट मैंने पहले देखा है, बहुत चमकता है, एक नज़र में पुराना लगता है। देखते हैं क्या तुम फिर भी इसमें खामी ढूंढ पाती हो। खुद पर भरोसा रखो। चूंकि सिंह जी ने इतनी दिलचस्पी दिखाई है तो मैं फिर कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर कहीं गलती हो जाए तो सब माफ कर देना। कृत्रिम रंगा हुआ काला जेट पट, आधुनिक उम्दा नकल, अनुमानित कीमत 5,775 रुपए। ये जेड पट्ट नकली है। ये जेड पट्ट नकली है। मुझे लगता है इसमें गड़बड़ है। रंग भी बाद में चढ़ाया हुआ लगता है। मुझे पता था तुम यही कहोगी। इस जेट पट्ट में इतनी चिकनाई और चमक है, ये रंग बाद में कैसे चढ़ाया जा सकता है। कविता बहन ने सही कहा, यह जेड पट्ट रंगा हुआ जेड है। हाँ, यह काला जेड पट्ट नकली है, कृत्रिम रंगाई से बना, लेकिन दिखने में बहुत असली जैसा है। मैंने इसे खरीदते समय भी लगभग धोखा खा लिया था। ये बुढ़िया तो जादूगरनी लगती है। फिर से उसने सही पहचान लिया। हाँ बिल्कुल लगता है उसमें कुछ असली काबिलियत है। क्या शोर मचा रखा है। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी, अंदाजे से सही बोल गई। श्रीमती शर्मा वाकई शानदार हैं। तो अब बाकी हैं ये दो चीजें, कृपया इन पर नजर डालें। छिंकाल का कांसे का धूपदान काल, छिंकाल का उत्तर द्वार, अनुमानित कीमत 11,75,000 रुपए। ये कांसे का धूपदान असली लग रहा है। ये असली है ही। पूरा वस्तु समझने वाला कोई भी यह देख सकता है। तुम्हारी फालतू बातों की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही। यह धूपदान छिंकाल के उत्तर द्वार की दुर्लभ कृति है, लेकिन इस धूपदान के तले को मरम्मत किया गया है, जिससे इसकी कीमत बहुत घट गई। यह धूपदान दिखने में वाकई खास लग रहा है। इसमें एक प्राचीन आभा है। इस बार भी उसने सही पहचान लिया, वाकई प्रशंसनीय है। लगातार दो चीजें सही बता दी। चौधरी साहब ने अभी धमकी दी थी, अब कुछ बोल नहीं पा रहे ना। हाँ हाँ हाँ। कविता बहन, तुमने सचमुच मेरी उम्मीदों पर खरी उतरी। ये आखिरी चीज है, देखता हूं तुम कैसी बकवास करती हो। ये कलमदान मैं गारंटी देता हूं असली है। अगर तुम फिर कहो कि इसमें खोट है तो सबूत दो, हमें दिखाओ। पुरानी शैली का लकड़ी कलमदान, आधुनिक उम्दा नकल, करीब 800 रुपए कीमत। यह लकड़ी कलमदान ठीक नहीं है, यकीनन पुरानी चीज नहीं है। हाँ 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 हाँ, फिर से अंधेरे में तीर चलाने लगी। तुम कहती हो ये पुरानी नहीं है तो सबूत लाओ ना। हाँ देख लिया ना सबने। ये सफाई करने वाली बूढ़ी औरत कोई असली काबिलियत है ही नहीं, बस अंदाजे से लोगों को बेवकूफ बना रही है। अगर ये कलमदान सचमुच नकली है तो मैं इसे यहीं खा जाऊंगा। बिल्कुल सही। ये कलमदान कहाँ नकली है, सिर्फ बातें नहीं, सबूत लाओ। हाँ, कुछ बार अंदाजे से सही बोल दिया तो सचमुच खुद को बड़ी हस्ती समझने लगी। हाँ, अगर नहीं बता सकती तो जल्दी कबूल कर लो, क्योंकि तुम ठग हो। चौथी बूढ़ा लोमड़, तुम्हारी आंखें खुलेंगी तब जाकर इस बोतल के तले को देखो। बहुत ही छोटे आधुनिक गोंद के निशान हैं। क्या यह समस्या नहीं दिखाता? क्या? देखो, एक बात तो सच है, ये आंटी तो जादूगर है। उसने छुआ तक नहीं और कह दिया कि कलमदान नकली है। ये तो कमाल है। चौधरी साहब ने तो कलमदान खाने की कसम खाई थी, अब उसे निभाना होगा। पहले कह रहे थे कि यूं ही अंदाजा लगा रही है, अब शर्मिंदा है ना। हाँ हाँ हाँ। अरे श्रीमती शर्मा, आप सचमुच काबिले तारीफ हैं। बिना किसी औजार के सिर्फ अपनी आंखों से ही असली नकली पहचान लेती हैं। इस तरह का हुनर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। हाँ हाँ, झाड़ू वाली पूरा वस्तु परख में जीत गई, कोई बड़ी बात नहीं। अगर दम है तो रत्नशिला दांव लगाओ,
देखता हूं क्या तुम्हारा एहसास पत्थर के अंदर का जेड भी देख सकता है। हम दोनों एक एक कच्चा पत्थर चुनेंगे, जिसके पत्थर से ज्यादा जेड निकले वही जीतेगा। हारने वाला जीतने वाले को 3 बार जोर से माथा टेकेगा और पूरा वस्तु जगत और परख कार्यक्रम से बाहर हो जाएगा। चौधरी बूढ़ा लोमड़, तुम एक औरत को बार बार परेशान कर रहे हो, इसमें क्या बहादुरी है? तुम्हें रत्नशिला दांव लगाना है ना? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दांव लगाती हूँ। रत्नशिला दांव, ये तो बहुत रोमांचक होगा। हा हा हा, लगता है चौधरी साहब गुस्से में आ गए हैं। रत्नशिला दांव में हार का बदला लेना चाहते हैं। गुस्से में आ गया। हाँ 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 हाँ। मेरा स्वर्ण नेत्र तंत्र पुरानी चीजों की असलियत देख सकता है, पर रत्नशिला दांव पता नहीं उसमें भी काम करेगा या नहीं। मेहता भैया, मुझे रत्नशिला दांव की समझ नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है। क्या हुआ, डर गई? आखिरकार काबिलियत ही नहीं है तुम में। पूरा वस्तु परखने अंदाजे से काम चलाना चल जाता है, पर रत्नशिला दांव में ऐसा नहीं चलता। अगर हिम्मत नहीं है तो अभी मेरे सामने 3 बार जोर से माथा टेक दो। कविता बहन, रत्नशिला दांव पूरा वस्तु परख जैसा नहीं है, यह बहुत जोखिम भरा है। चौधरी बूढ़ा लोमड़ नकली सामान बनाने में माहिर है, और रत्नशिला दांव में भी उसकी पकड़ कमाल की है। उससे यह दांव न लगाओ। मेहता भैया, मैं जानती हूं आप मेरी चिंता कर रहे हैं, पर यह मामला सीधा मेरे ऊपर है, जहां कभी भागने से भी नहीं बच पाऊंगी। कविता बहन, रत्नशिला दांव कोई खेल नहीं है। कितने ही लोग इसकी वजह से सब कुछ गंवा बैठते हैं। इसके अलावा रोहन की हालत अभी सुधरी ही है, आगे के इलाज में काफी पैसे लगेंगे। उससे झगड़ा करके खुद को परेशानी में डालने की जरूरत नहीं। हाँ, रोहन की तबीयत अभी सही हुई है, आगे के इलाज में काफी खर्च आएगा, उससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं। मेहता भैया, आप फिक्र न करें, मैं जल्दबाजी नहीं कर रही। और सोचिए, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे छिपी नहीं रह सकती। तुम सारी जिम्मेदारी अकेली क्यों उठाओ, मेरी भी तो है ना। कविता बहन ठीक कहती है। चौधरी बूढ़ा लोमड़ सीधे उसी पर निशाना साध रहा है। अगर हार गई तो मैं उसकी जगह घुटने टेक दूंगा। मैं रत्नशिला दांव के बारे में कुछ नहीं जानती, यह भी नहीं पता कि मेरा एहसास पत्थर के अंदर क्या है, बताया या नहीं। लेकिन तुम कहते हो मेरी परख सिर्फ अंदाजा है, झूठ है, मुझे ठग कहते हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं ये दांव लगा रही हूं तुमसे जीतने के लिए नहीं, बल्कि सबको यह साबित करने के लिए कि मैं ठग नहीं हूं। मेरा एहसास सच्चा है। ठीक है कविता बहन, मुझे तुम पर भरोसा है। चाहे नतीजा कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। रोहन के आगे के इलाज का खर्च मैं उठाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। हाँ हाँ हाँ, बस बहुत हो गया यह नाटक। बातें तो बड़ी बड़ी बना रहे हो। अगर दांव लगाना है तो अभी जाकर एक कच्चा पत्थर चुनो, कोई धोखा नहीं चलेगा। देखता हूं तुम कैसे मेरे सामने घुटने टेकती हो। अच्छा, चूंकि दोनों दांव के लिए तैयार हैं, तो मैं गवाह बनता हूं। नियम दोबारा बता देता हूं। हर पक्ष एक एक कच्चा पत्थर चुनेगा। महासभा द्वारा नियुक्त पत्थर काटने का उस्ताद यहीं पर काटेगा। पूरी प्रक्रिया खुली और पारदर्शी रहेगी। अंतिम मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा जेड की कीमत का होगा। जिसकी चीज ज्यादा कीमती होगी वह जीतेगा। हारने वाले को शर्त पूरी करनी होगी, पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही रत्नशिला दांव जोखिम भरा होता है। एक बार चुन लेने के बाद नतीजा कुछ भी हो, किसी पर भी जिम्मेदारी नहीं डाली जाएगी। दोनों सहमत हैं? मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं भी मानती हूं। अच्छा, तो फिर चुनना शुरू करें। तो अब कच्चे पत्थर चुनिए। मुलायम बर्फीली किस्म का जेड कच्चा पत्थर, कीमत करीब 55,20,000 रुपए। बर्फीली हरी आभा वाला जेड कच्चा पत्थर, कीमत करीब 1,44,90,000 रुपए। कांच जैसी शुद्ध सम्राटी हरी जेड कच्चे पत्थर की कीमत करीब 69 करोड़ रुपए। स्वर्ण नेत्र तंत्र सचमुच कच्चे पत्थर भी देख सकता है। यह साधारण सा दिखने वाला पत्थर इतना कीमती है, 69 करोड़। अगर मैं यह पत्थर चुन लूं तो यह रकम कई पीढ़ियों तक खर्च नहीं होगी। लेकिन सुना है चौधरी, बूढ़ा लोमड़ भी रत्नशिला दांव में माहिर है, बहुत माहिर है। अगर यह पत्थर उसने चुन लिया तो मैं... नियम तुम दोनों को समझा दिए गए हैं। पत्थर चुनने की कोई समय सीमा नहीं। पहले कौन चुनेगा? हाँ, पहले आप चुनिए बुढ़िया, वरना बाद में बुरा पत्थर चुन लिया तो मुझ पर दोष मढ़ोगी, कहोगी मैंने धोखा दिया। मुझे पहले चुनने दीजिए, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे डर था ये अच्छा पत्थर वह छीन लेगा। इस बार जीत तय है। कविता बहन, पत्थर चुनना भाग्य की बात है, जीतना जरूरी नहीं। हार भी जाओ कोई बात नहीं। मेहता भैया, मुझे लगता है हम जीत सकते हैं। क्या जीत? हाँ हाँ हाँ, दमखम तो देखो। ये जेड चुनना है
समझ रही हो, बाजार में पत्ता गोभी चुनना है। देखता हूँ तुम्हारा भाग्य कब तक साथ देता है। मेहता भैया, मैं ये वाला चुनना चाहती हूँ। मैं ये वाला चुनना चाहती हूँ। ये वाला। हम इस कच्चे पत्थर में कोई खास बात नजर नहीं आती क्या? दूसरा चुन ले। मुझे ये अच्छा लग रहा है, आजमा कर देखते हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लगता है ये बुढ़िया सचमुच रत्नशिला नहीं जानती। इतने अच्छे पत्थर छोड़कर बेकार का टुकड़ा चुन लिया। ये तो साफ है, बस भरावट का कचरा पत्थर है। लगता है ये बुढ़िया हारने वाली है। जरूरी नहीं, इस बुढ़िया की परख की समझ हमेशा सटीक रहती है। शायद इस बेकार पत्थर के अंदर कोई बड़ा खजाना छिपा हो। अरे ये पत्थर तो मैंने कितनी बार देखा है। बाहरी परत पर धुंध नहीं, पारदर्शी चमक भी नहीं दिखती। काम की जेड नहीं निकलेगी। पूरा वस्तु परख में नजर अच्छी हो, मगर रत्नशिला दांव में अभी सीखना बाकी है। बहुत हड़बड़ी की। बर्फीली हरी आभा वाला जेड कच्चा पत्थर, कीमत करीब 1,40,90,000 रुपए। अच्छा हुआ मैंने पहले चुन लिया। ये चौधरी बूढ़ा लोमड़ वाकई मामूली नहीं है। उसने बहुत कीमती कच्चा पत्थर चुना है। अगर वह पहले चुन लेता तो मैं जरूर हार जाती। मैं यही पत्थर लूंगी। ये कच्चा पत्थर, चाहे बाहरी परत देखो या सतही रेखीय पट्टी, दोनों ही बढ़िया जेड वाले हैं। चौधरी साहब की नजर कमाल की है। इस पत्थर के लक्षण बहुत अच्छे हैं। उस बुढ़िया का वह बेकार पत्थर तो बस एक मजाक है। चौधरी साहब की इस बार जीत पक्की है। अरे ये पत्थर तो एक उम्दा नमूना है। इसमें बहुत संभावना है। पत्थर काटने से पहले तुम्हारे पास अभी भी चुनाव बदलने का मौका है। बदलने की जरूरत नहीं सिंह जी, सीधे पत्थर काटना शुरू कर दीजिए। मैं बिल्कुल बेसब्र हूँ इस झाड़ू वाली को मेरे सामने घुटने टेकते देखने के लिए। हा हा हा। श्रीमती शर्मा, आपके पास अभी भी मौका है दांव बदल लेने का। मैं नहीं बदलूंगी। ठीक है, चूंकि दोनों ने चुन लिया है तो पत्थर काटना शुरू करो। मैं कहता हूं, बुढ़िया, तुम्हारे हाथ का यह कचरे में भी बेकार टुकड़ा लेकर मुझसे जीतने की सोच रही हो? यह तो सपना देखना है। उस्ताद, पहले मेरा काटो। मैं इस बुढ़िया को दिखाऊंगा क्या होती है असली बेहतरीन जेड। रुको। क्या बात है चौधरी बूढ़ा लोमड़, तुम क्या करना चाहते हो? मन बदल रहे हो? मन बदलना? मैं चौधरी बूढ़ा लोमड़ इतने साल इस धंधे में हूं, कभी इतना डरा नहीं। जब दांव लगाना ही है तो मैं दांव बढ़ाता हूं। चौधरी बूढ़ा लोमड़, तुम हद से आगे मत बढ़ो। शर्त पहले ही तय हो चुकी है। अब क्या नया षड्यंत्र रच रहे हो? बुढ़िया, इस पत्थर के खुलने से पहले कुछ और रोमांचक खेलने का दम है? कैसे खेलोगे? हारने वाला न सिर्फ घुटने टेके रत्नशिला दांव जगत से बाहर जाए, बल्कि अतिरिक्त रूप से दूसरे को करीब 23 करोड़ रुपए चुकाए। हिम्मत है? ये दांव तो बहुत भारी है। 23 करोड़ रुपए, ये तो दोनों का सर्वनाश कर देगा। ये चौधरी साहब तो इस बुढ़िया को फंसाने पर तुले हैं। 23 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। अगर ये बुढ़िया मान गई और हार गई तो सब कुछ गंवा बैठेगी। कविता बहन, मत मानो, ये दांव तुम्हारे लिए बिल्कुल अनुचित है। वह जानबूझकर तुम्हें फंसा रहा है। क्या डर गई? मैं मानती हूँ, पर मैं भी शर्त बढ़ाऊंगी। अच्छा कहो तो कैसे बढ़ाओगी? अगर मैं हार गई, सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन अगर तुम हारे, मेरे चुने हुए कच्चे पत्थर को बाजार की कीमत से 2 गुने दाम पर खरीदोगे और तुम्हें अपना नकली माल का कारखाना बंद करना होगा। आगे कभी नहीं खोलना। कैसा रहेगा? तुमने मेरे कारखाने का जिक्र किया। चौधरी साहब, क्या तुम हार नहीं सकते या फिर दांव लगाना ही नहीं चाहते? हाँ, मैं मानता हूं तुम हार चुकी हो। ठीक है, अब जब तुम दोनों ने नई शर्तें जोड़ ली हैं, मैं गवाह बनता हूं सबके सामने। कोई पीछे नहीं हटेगा। पत्थर काटो। कुछ निकला, हरा रत्न निकल आया। कैसा है? पानीदार है क्या? उच्च बर्फीली किस्म है ना? मैंने कहा था ना, मेरी नजर। हरा तो निकला है, पर बस साधारण मुलायम दानेदार किस्म है और अंदर सिर्फ दरारें हैं। इससे कोई पूरा टुकड़ा नहीं निकलेगा। बस कुछ छोटे लटकन ही बन सकते हैं। कीमत भी बस करीब 1,15,000 रुपए होगी। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बाहरी परत इतनी अच्छी थी, इतनी दरारें कैसे हो सकती हैं? और वह भी मुलायम दानेदार किस्म। तुमने गलत जगह काटा है। जरूर सोचा नहीं था यह दरारों वाला मुलायम दानेदार पत्थर निकलेगा। चौधरी साहब, ये तो नजर का फेर है। सब दरारें ही दरारें हैं। 1 लाख भी ज्यादा आंका गया है। काटते रहो, दूसरी जगह से काटो, शायद और सरप्राइज मिले। अब और काटना मुमकिन नहीं है
अगर फिर काटा तो ये कच्चा पत्थर बर्बाद हो जाएगा, छोटा सा लटकन भी नहीं बन पाएगा। चौधरी साहब, यह भले ही मेरा पत्थर ठीक से ना कटा हो, करीब 10 लाख से ज्यादा कीमत तो है। वह तुम्हारा बेकार टुकड़ा शायद मेरे इस पत्थर जैसा अच्छा भी ना निकले, उसी का काटो। मास्टर जी, कृपया हरा रंग नहीं निकला, सचमुच बेकार है बुढ़िया की। इस बार हार तय है। मुझे तो लगा था कोई अच्छा माल होगा। चौधरी साहब से दांव लगाने की हिम्मत, हम्फ। इसकी हालत देखो, 23 करोड़ रुपए तो दूर, 23,000 रुपए भी नहीं होंगे इनके पास। हाँ हाँ हाँ, मैंने ही कहा था ना, बेकार पत्थर से जेड निकलेगी, बिल्कुल बेकार की कल्पना। हाँ हाँ हाँ। हरा रंग क्यों नहीं निकला? मेरी स्वर्ण नेत्र तंत्र ने तो साफ देखा था कि इसमें कुछ है। क्या स्वर्ण नेत्र तंत्र कच्चे पत्थर को देख ही नहीं पाता? मैंने कहा था ना, यह तो बेकार है बुढ़िया, तुम हार चुकी हो। वह कविता बहन, कोई बात नहीं, इन सालों में मैंने भी कुछ जमा किया है, हार भी जाए तो चलेगा। ये करीब 23 करोड़ रुपए मैं दूंगा। अगर हरा रंग नहीं है तो पत्थर चमक क्यों रहा है? शायद कटाई गलत जगह हुई है मास्टर जी, एक बार और काट दीजिए। इस कचरे जैसे पत्थर में चाहे कितनी भी बार काटो, कुछ नहीं निकलेगा। जल्दी करो, घुटने टेक कर माथा टेको। मास्टर जी, कोई बात नहीं, आप काटते रहिए। ठीक है, चूंकि तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो इसे एक बार और काट दो। कुछ देर में देखता हूं तुम कैसे शर्मिंदा होती हो। निकला, हरा रत्न निकल आया, हरा रत्न निकल आया। हाँ हाँ हाँ, यह पारदर्शी चमक तो सम्राटी हरा है। आह, हे भगवान, यह तो कांच जैसी सम्राटी हरी जेड है। कीमत करीब 69 करोड़ रुपए। बहुत शानदार, बेकार पत्थर से सम्राटी हरा निकल आया। ये आंटी तो जादूगर है। ये एकदम परफेक्ट है। कांच जैसी सम्राटी हरी किस्म, इसकी पारदर्शी चमक, यह रंग और बिल्कुल बिना दरार का केंद्र मेरी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा है। इतनी बेहतरीन जेड। हाँ हाँ हाँ। चौधरी साहब, आप ठीक तो हैं चौधरी साहब? नहीं, नहीं हो सकता, यह तो बेकार पत्थर था। इसमें सम्राटी हरा कैसे निकल सकता है? कविता बहन, ये तो सबसे उच्च दर्जे का सम्राटी हरा है। हम जीत गए। हाँ 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 हाँ। मैंने भी तो बस अंदाजे से कहा था, मुझे खुद नहीं पता था कि इतनी बढ़िया जेड निकलेगी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अब मैं घोषणा करता हूँ, श्रीमती शर्मा ने कांच जैसी सम्राटी हरी जेड निकाली है। बाजार कीमत करीब 69 करोड़ रुपए। श्रीमती शर्मा की जीत हुई। हाँ हाँ हाँ। दांव की शर्तों के मुताबिक आप बाजार कीमत से 2 गुनी यानी करीब 138 करोड़ रुपए में इस कच्चे पत्थर को वापस खरीदेंगे। साथ ही बढ़ाए गए दांव के करीब 23 करोड़ रुपए चुकाएंगे। जमीन पर झुककर माफी मांगेंगे और अपना नकली माल का कारखाना बंद करेंगे। चौधरी साहब, अब क्या करें? चलिए, पहले यहाँ से निकलते हैं। जाए? कहाँ जाए? मेरी हार अभी तक हुई है, मैं संभाल सकता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूं मेरे पास मौका बना रहेगा। मैं हार गया, शर्तें पूरी करूंगा। आपको घुटने टेककर माफी मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन अपना वादा निभाओ। अपना नकली माल का कारखाना बंद करो और हमेशा के लिए पुरावस्तु जगत और रत्नशिला दांव की दुनिया से दूर रहो। एक और बात, मुझे या मेरे करीबियों को कभी परेशान मत करना। ठीक है। बटुआ राशि प्राप्त करीब 161 करोड़ रुपए। 13.5 करोड़। कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतना कमाऊंगी। इस पैसे से रोहन को बेहतर इलाज मिल सकेगा और आगे के दिन और भी खुशहाल होंगे। बुढ़िया, जल्दी मत खुश हो। मैं चौधरी बूढ़ा लोमड़ इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। हट जाओ। हाँ हाँ। कविता बहन, तुम तो अब अमीर औरत बन गई हो। इसमें तो तुम्हारा भी बड़ा योगदान है। तुमने अगर मेरा साथ न दिया होता, मुझ पर भरोसा न किया होता, तो मुझ में हिम्मत भी ना होती चौधरी बूढ़ा लोमड़ की शर्त मानने की। श्रीमती शर्मा, आज तो आपने सबको चौंका दिया। न सिर्फ आपकी नजर कमाल की थी जिसने हमें हैरान कर दिया, बल्कि आपका चरित्र भी दुर्लभ है। आगे रत्नशिला दांव जगत में आपकी धाक जम जाएगी। सिंह जी, मैं तो आज बस किस्मत वाली थी। श्रीमती शर्मा, आपके पास ऐसी काबिलियत है क्या? आपकी दिलचस्पी होगी मेरे सिंह रत्नालय में मुख्य परख विशेषज्ञ बनने की। चाहे वेतन हो या हिस्सेदारी, ये सब तय हो सकता है, बस आप तैयार हों। सिंह जी, आपकी सराहना का शुक्रिया, मगर माफ कीजिएगा, मेरे घर में एक मरीज भी है और एक गर्भवती बहू भी। मैं वाकई फुर्सत नहीं निकाल पाऊंगी। शायद आपकी दया ठुकरानी पड़ेगी। अरे, मैंने ठीक से नहीं सोचा। परिवार को प्राथमिकता देना ये सही है, ऐसा करते हैं। ये मेरा कार्ड है, अगर कभी आपका मन बदले तो
या फिर मेरी मदद की जरूरत पड़े कभी भी संपर्क करें। शुक्रिया सिंह जी, मुझे यकीन है जरूर ऐसा होगा कि मुझे आपकी मदद लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो यही तय रहा। हाँ हाँ हाँ, मेहता भैया, मैं जल्दी घर जाकर रोहन को देखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं अभी छोड़ देता हूँ। पूजा, तुम्हें क्या हुआ? माँ, मैं ठीक हूँ। रोहन रोहन होश में आ गया है। रोहन होश में आ गया? बेटा 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 बेटा, आखिरकार तुम होश में आ गए। माँ, आखिरकार यह दिन देखने को मिला। माँ, हाँ बेटा। माँ, डॉक्टर ने कहा रोहन अभी अभी जागा है, तंत्रिकाएं अभी कमजोर हैं, लेकिन उम्मीद से बेहतर सुधार हो रहा है। बस लगातार पुनर्वास अभ्यास जारी रखना होगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो बिस्तर से उठ सकेगा। बहुत अच्छा हुआ, सच में बहुत अच्छा हुआ। अब हमारे घर में उम्मीद की किरण आई है। कविता बहन, ज्यादा उत्तेजित मत हो। रोहन अभी जागा है, शरीर अभी कमजोर है, उसे आराम की जरूरत है। और सुनो मेहता भैया, इन दिनों मैं आपका सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आपकी मदद और सहारा न होता तो मैं शायद इस दिन तक नहीं पहुंच पाती। रोहन भी कभी होश में ना आ पाता। इन दिनों आपको देखा अकेले पूरे घर की जिम्मेदारी संभालते हुए, ये सचमुच आसान नहीं रहा होगा। मेरे दिल से आपके लिए तकलीफ और इज्जत दोनों है। पुरानी कलाकृतियों के बाजार में पहली बार मिलने के दिन से ही आपकी मजबूती और दयालुता ने मुझे छू दिया था। कविता, मैं अब सिर्फ आपका मेहता भैया बनकर नहीं रहना चाहता। मैं आपकी हमेशा देखभाल करना चाहता हूँ और इस घर को संभालने में आपका साथ देना चाहता हूँ। मैं आपको एक स्थिर सुरक्षित घर दूंगा। कविता, मुझसे शादी करो। मेहता भैया, माँ, मेहता अंकल इतने अच्छे इंसान हैं, आपके प्रति उनका प्यार सच्चा है। इतना अच्छा आदमी फिर कहाँ मिलेगा? आपको तुरंत हाँ कह देनी चाहिए। ठीक है, मैं हाँ कहती हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, इस घर का भी ख्याल रखूंगा। मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। अरे बस करो, बच्चे देख रहे हैं। आह, अरे पूजा, तुम्हें क्या हुआ? बैठो। माँ, मेरे पेट में लगातार दर्द हो रहा है, लगता है बच्चा आने वाला है। अरे नहीं, सचमुच प्रसव शुरू हो गया है। जल्दी अस्पताल ले चलो। हाँ, तुरंत अस्पताल चलते हैं। चलो अस्पताल, जल्दी करो। अच्छा, बहुत अच्छा। वाह, नन्हा बच्चा आ गया। दादी गोद में ले। अरे वाह, कितना प्यारा है। चलो हम सब देखते हैं, तस्वीर लेते हैं। मुस्कुराइए।